आज हम ये जो माइंड केयर मैराथन है उसका 24वां सेशन आज हम कंडक्ट कर रहे हैं। और इसके लिए हमारे साथ जुड़ी हुई है डॉक्टर राधिका केलकर। उनके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। उससे पहले जब तक कि लोग ज्वाइन करें तब तक मैं थोड़ा सा जो नए हैं उनके लिए माइंड केयर मैराथन के बारे में बताना चाहूंगा। ये आम लोगों के लिए है, साइकोलॉजिस्ट के लिए है, डॉक्टर्स के लिए है, टीचर्स के लिए है, एनजीओ वर्कर्स के लिए है, या ये सभी उन आम लोगों के लिए है जो जानते हैं, जो मानते हैं कि अ, मानसिक आरोग्य हमारे जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, महत्वपूर्ण भाग है। और उसी के हिसाब से ये माइंड केयर मैराथन हम अरेंज करते हैं। इसमें एंट्री बिल्कुल फ्री है। सर्टिफिकेट ऑफ अटेंडेंस जिनको चाहिए होगा वो प्राप्त कर सकते हैं। उसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा बताऊंगा। और इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम इंटरेस्टिंग क्विज कंपटीशन भी लेते हैं, और जिसमें आप प्राइजेस भी जीत सकते हैं। ये जो माइंड केयर मैराथन है उसके 42 हफ्ते, 42 मंगलवार को 42 ऑनलाइन लाइव सेशन होंगे। उसमें से 24 सेशंस, ये 24th सेशन है। ऑलमोस्ट 23 हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और इसके लिए हमारे साथ जुड़ेंगे भारत के बेस्ट मनोविकार तज्ञ, जो हमें अलग अलग विषयों के बारे में, अलग अलग टॉपिक्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देंगे, या हमें उसके बारे में जानकारी देंगे। ये जो माइंड केयर मैराथन है, हम पैन इंडिया पहुंचना चाहते हैं, भारत के ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो, इसलिए हमने ये हिंदी में रखा हुआ है। अ, अगर आप इस प्रोग्राम में नए हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, तो आप व्हाट्सएप पे माइंड केयर मैराथन स्लैश आपका नाम टाइप कर सकते हैं, और 9503 421 124 ये नंबर पर भेज सकते हैं। इसके डिटेल्स जो है हमने चैट बॉक्स में भी दिए हैं। उसी के साथ आप व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे जुड़ सकते हैं। उसके भी लिंक हमने साइड में चैट बॉक्स में दिए हुए हैं। अगर आप कोई सेशन मिस करते हैं तो आप उसका रिकॉर्डिंग बाद में यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, या फिर अगर कोई सेशन आपको दोबारा देखना होगा तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्विज कंपटीशन, जो कि इंटरेस्टिंग होता है। इसमें हम दो प्रश्न पूछेंगे। पहला जो प्रश्न है वो मैं राधिका मैम से बात करूंगा। उसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और दूसरा जो क्वेश्चन है वो ऑडियंस राउंड खत्म होते होते पूछा जाएगा। इसमें से हम तीन विजेता चुनेंगे। जो कि विजेता चुने जाएंगे उनको दोनों प्रश्नों के उत्तर देना जरूरी है, फास्टेस्ट आंसर देना जरूरी है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो जवाब है वो 9503 421 124 ये नंबर पे देना है। ये नंबर आप अपने व्हाट्सएप पे सेव करके रख लीजिए, ताकि आपको फास्टेस्ट आंसर देने में मदद होगी। ये याद रखें कि जवाब चैट बॉक्स में ना दे। अगर आप जवाब चैट बॉक्स में देते हैं तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। जो भी विनर्स है उनको हम मैराथन टी शर्ट भेजेंगे, प्लस उनको 25% ऑफ मिलेगा। जो माइंड केयर प्रोडक्ट्स है, लाइक कंसल्टेशन हो, कोर्सेस हो, वर्कशॉप हो, उसमें 25% ऑफ मिल सकता है। अ, आप में से कोई हो सकता है नर्सेस हो, कोई साइकोलॉजिस्ट हो, कोई स्टूडेंट्स हो, तो उनको अगर सर्टिफिकेट चाहिए होगा तो आपको आपका नाम और स्लैश सर्टिफिकेट ऐसे मैसेज भेजना है 8308784422 पे। ये नंबर आप सेव करके रखिए, और इस नंबर पे ही व्हाट्सअप कीजिए ताकि आपको सर्टिफिकेट मिल जाए। आपका सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट होगा, डिजिटल सर्टिफिकेट होगा, जो तैयार किया जाएगा। और नेक्स्ट डे या नेक्स्ट डे आफ्टर टुमारो ये www.facebook.com/mindcare22 पे अपलोड किया जाएगा। आप वहां से ये डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारे लास्ट जो सेशन हुआ था, 23rd सेशन था, 22 नवंबर को। उसके ये विनर्स है डॉक्टर नंद किशोर सोनावने, जो कि औरंगाबाद से है, डॉक्टर है। दूसरे जो हमारे विनर थे वो थे डॉक्टर सुधा गड्यानवर, जो कि बीएचएमएस डॉक्टर है, काउंसलर है, और गडहिंग्लज कोल्हापुर से है। और तीसरे जो हमारे विनर थे वो थे डॉक्टर सुनील नागरे, जो कि जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है सिंदखेड़ राजा में। हाँ, तो इसी के साथ में हम आज का जो सेशन है चालू करें। चुलबुल पांडे, यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जो कि हमारे स्पीकर है आज के डॉक्टर राधिका केलकर। उन्होंने एमबीबीएस किया हुआ है, डीपीएम किया हुआ है, और उसके बाद में उन्होंने साइकेट्री में एमडी किया हुआ है। उसके साथ उन्होंने फेलोशिप किया है चाइल्ड साइकेट्री में, जिसकी वजह से हमने आज मतलब उनका चाइल्ड साइकेट्री स्पेशल टॉपिक है, उन्होंने फेलोशिप
फेलोशिप किया है, तो उसी की वजह से उन्होंने आज चाइल्ड इश्यूज जो है, चाइल्ड मेंटल इश्यूज जो है, उसके बारे में हम उनसे बात करेंगे। वो एज अ साइकियाट्रिस्ट काम करते हैं केलकर हॉस्पिटल यहाँ पे, उसी के साथ उनका मानस डी एडिक्शन सेंटर है, और वो फाउंडर है हार्मनी मेंटल हेल्थ एंड चाइल्ड गाइडेंस सेंटर। ये सभी जो आप देख रहे हैं, केलकर हॉस्पिटल, मानस डी एडिक्शन सेंटर और हार्मनी मेंटल हेल्थ एंड चाइल्ड गाइडेंस सेंटर, ये सभी अकोला में लोकेटेड है। आपको अगर कभी भी कंसल्टेशन चाहिए होगा तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। आप अगर उनके यूट्यूब पे जाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी यहाँ पे है। जस्ट यूट्यूब पे जाके @राधिका, डॉक्टर राधिका केलकर सर्च कीजिए, आपको उनके जो चैनल है वहां पे वो लेके जाएंगे। उसी के साथ आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, सर्च कीजिए साइकेट्रिस्ट डॉक्टर राधिका केलकर। तो इसी के साथ में हम आज टॉपिक शेयर करेंगे। हेलो, वेलकम मैम। हेलो। हेलो हाँ, सर। जो मैम आज का जो सेशन है हम दो पार्ट्स में लेंगे। पहला पार्ट जो है 30 to 45 मिनट्स का रहेगा, जिसमें मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा एडीएचडी के बारे में, जो आप यस। जवाब देंगे। उसके बाद में हम 30 to 45 मिनट हमारे ऑडियंस को देंगे। अगर फिर भी उनके मन में अगर कुछ क्वेश्चंस रहते हैं तो उसको आप रिप्लाई कर सकते हैं। ये सेशन मेनली हिंदी में रहेगा। हालांकि जहाँ जी। पे भी हम टेक्निकल टर्म्स आएंगे वहां पे हम इंग्लिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऑडियंस को लगता है कि उनको कुछ डाउट है या फिर समझ में नहीं आया, तो वो ऑडियंस हिंदी, मराठी, इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम हिंदी में बोलने की कोशिश करेंगे, हिंदी में उनको समझाएंगे, ताकि इंडिया के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच पाए। जी। तो इसी के साथ मैं आपका फिर एक बार स्वागत करता हूँ। ओके। सो आज का टॉपिक आपने क्यों चुना, एडीएचडी, अटेंशन अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर? तो उस इस टॉपिक के बारे में आप थोड़ा सा बताइए, और आज का टॉपिक चुनने के बारे पीछे आपका क्या लक्ष्य था, या फिर आपने ये टॉपिक जी। क्यों चुना? तो एडीएचडी यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये एक काफी कॉमन बीमारी है, जो लोगों में ज्यादातर करके बच्चों में पाई जाती है। और इट इज अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है ये। और इसमें होता ऐसा है कि अटेंशन देना बच्चे को थोड़ा मुश्किल जाता है, कहीं पे भी फोकस लगाना, कंसंट्रेशन करना, किसी भी क्रिया में लक्ष्य केंद्रित करना, ये मुश्किल जाती है बच्चे को। और उसके साथ साथ ही बहुत बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, यानी कि बिहेवियरली भी वो बच्चा कभी कभी अलग लगता है, कि बहुत चंचल दिखाई देता है। तो ये इसके एक मोटा मोटा हम शुरुआत में ही अगर हमें डिस्क्राइब करना है तो हम बोल सकते हैं कि उसके नाम में ही आता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो ये जो बीमारी है कभी कभी ये पहचान में नहीं जाती। अभी आजकल अवेयरनेस बढ़ा है, काफी लोगों को पता है ये टर्म के बारे में, काफी पेरेंट्स को ये टर्म ऑलरेडी पता होता है कि एडीएचडी नाम की कोई प्रॉब्लम होती है। आजकल अखबारों में ये चीजें आती है, सोशल मीडिया पे दिखाई देती है। तो इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ा है। पर मुझे लगता है कि कुछ साल पहले की बात करें तो बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं था। और प्रेवलेंस वाइज की काफी कॉमन प्रॉब्लम है, तो हर एक क्लास में आप समझ लीजिए एक आध बच्चा तो आपको होना ही है एडीएचडी का। तो वो आइडेंटिफाई नहीं हुए कभी इन द पास्ट। बहुत सारे लोग अनडायग्नोज्ड रहे, और उसके वजह से जो उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, तो उसका कोई समाधान नहीं कर पाया, कभी पहचान में नहीं आए, कभी कोई समझ नहीं पाए उनको, और उनकी जो प्रॉब्लम है वो कंटिन्यू रही। तो इसके बारे में अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइक ऑल साइकेट्रिक इलनेसेस या फिर डिसऑर्डर्स, इसके भी बारे में गलत फहमियां होती है, या फिर ये पहचान में ही नहीं आते। हमारे काफी सारे जो मानसिक बीमारियां होते हैं वो पहचान में ही नहीं आते लोगों के, वहीं से शुरुआत है प्रॉब्लम की। तो इसके बारे में जानकारी मिले लोगों को, और बच्चे सफर ना करें, इसके हिसाब से मुझे लगा कि ये एक कॉमन बीमारी है, तो सभी को पता होनी चाहिए। डेफिनेटली, बहुत अच्छा टॉपिक आपने चुना है। तो शुरू में क्या ये इतना कॉमन प्रॉब्लम है, मतलब लोगों को लगता है कि क्या ये कॉमन है, इसका प्रिवेलेंस कितना है, या फिर कितने लोगों में ये पाया जाता इसका एक प्रेवलेंस हम देखें तो 3 to 7% होता है किसी भी पॉपुलेशन में, कम या ज्यादा प्रमाण में। तो इससे ज्यादा अच्छा एक
चीज है कि आप एक क्लास समझ लीजिए, 50 या 60 बच्चों की एक क्लास है, तो उसमें 1 या 2 बच्चे होंगे जो बहुत ही चुलबुले हैं, बहुत ही जिनको टैग लगा हुआ है कि नॉटीएस्ट, वेरी नॉटी, वेरी मस्ती वाले, मस्ती खोर, सुनते नहीं है, रुकते नहीं है एक जगह पे, बहुत तंग करते हैं सबको, ये जो टैग वाले बच्चे होते हैं। तो मैं नहीं कहूंगी कि सभी लोगों को एडीएचडी है, पर उनमें से कुछ कुछ लोगों को तो बिल्कुल होगा ही एडीएचडी। डेफिनेटली आपने जैसे बताया कि 3 to 7 प्रिवेलेंस है, मतलब एक क्लास में जैसे आपने बताया कि 50 का अगर क्लास होगा तो उसमें से एक या ऑलमोस्ट 2 बच्चों को एडीएचडी हो सकता है, 100 रहेंगे तो उसमें से ऑलमोस्ट 6 या 7 बच्चों को एडीएचडी राइट। हो सकता है। तो ये बहुत मतलब बड़ा नंबर है, मैं कहूँगा, मतलब हर एक क्लास में जो कि यूजुअली 30 to 40 स्ट्रेंथ का होता है, तो एक या दो बच्चा तो ऐसे ही हर एक क्लास में राइट। हमको मिल जाएगा या फिर हर एक डिवीजन में हमको मिल जाएगा। राइट। तो इसी के साथ में मैं थोड़ा-सा आगे पूछना चाहता, आपने थोड़े बड़े इसमें थोड़े आपने बताया कि एक्चुअली क्या होता है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको सिम्पटम्स पूछना चाहूँगा, जैसे आपने बताया कि लोगों को उसको पहचानने में दिक्कत आती है। तो लोग राइट। इस कैसे पहचान सकते हैं? ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे लोगों को पता चले, जिससे पेरेंट्स को पता चले, टीचर्स को पता चले कि इस बच्चे को एडीएचडी है या फिर उसको राइट। ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है? राइट। तो पहले मैं जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है वो बताऊंगी, क्योंकि वो भी ज्यादा मुश्किल नहीं है समझना। और दूसरा है कि क्लिनिकल पिक्चर जो है वो बताऊंगी। कि जो थियोरी वाइज आता है उसमें ये है कि अभी जो क्राइटेरिया है उसमें है कि ऑनसेट अगर 12 साल के पहले हुआ हो, तो उसे हम कहते हैं कि ये जो सारे सिम्टम्स है ये 12 साल के पहले शुरू होने चाहिए। अगर कोई बच्चा 12 साल तक एकदम अच्छा है, पर 13 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में अगर उसको सिम्टम्स आ रहे हैं, तो मोस्ट लाइकली वो एडीएचडी नहीं होगा। तो 12 साल के पहले अगर ये सिम्टम्स शुरू हो रहे हैं तो वो एक शुरुआती का क्राइटेरिया है। उसके अलावा अगर ये जो सिम्टम्स है ये सिर्फ एक ही सेटिंग में अगर हमें पाए जाते हैं कि घर में ही बहुत बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है, पर स्कूल में सही है, सोशली सही है, बाहर कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे भी कोई कंप्लेंट नहीं है, तो भी हम ये नहीं कह सकते कि ये एडीएचडी है। अगर इन केस सिर्फ स्कूल में प्रॉब्लम है, घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है और कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी हम नहीं कह सकते हैं। तो क्राइटेरिया ये कहता है कि एटलीस्ट 2 सेटिंग्स में ये प्रॉब्लम पाने चाहिए बच्चे को, 2 सेटिंग में होने चाहिए। तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, तो इसमें अटेंशन का प्रॉब्लम होता है, हाइपर एक्टिविटी का प्रॉब्लम होता है, और एक हाइपर एक्टिविटी का जो भाई है उसे इम्पल्सिविटी कहते हैं। हाइपर एक्टिव और इम्पल्सिव, तो ये दोनों साथ साथ में चलते हैं। तो ये तीनों सेक्शंस में क्या क्या सिम्टम्स है ये मैं आपको एन्यूमरेट करूंगी। पहले तो है कि अटेंशन ना दे पाना, डिटेल पे कोई ध्यान ना जाना, गलतियां होना, बार बार गलतियां होना। दूसरा है कि किसी भी अगर कोई लंबा प्रोग्राम है तो उसमें अटेंशन फोकस ही ना कर पाना, यानी कि आधे घंटे का लेक्चर है, आधे घंटे का पीरियड है, तो उसमें 5-10 मिनट तक अटेंशन होना, उसके बाद अटेंशन नहीं लगना, वो बच्चा यहाँ वहां देखता है या फिर खिड़की के बाहर देखेगा, कहीं और बदमाशी करेगा, ये सारे सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। तीसरा है कि उसे अगर हम पुकारे, उसका नाम ले कोई, तो वो जल्दी से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, वो अपनी ही दुनिया में होता है। ऐसा कंप्लेंट आता है कि ये अपने ही में खोया हुआ है, इसे हम बुला रहे हैं तो ये हमें जवाब नहीं दे रहा, हमारी बात नहीं मान रहा, ये कंप्लेंट आती है। चौथा है कि कोई इंस्ट्रक्शन अगर इनको दो कि कल ये लाना है, कल ये बुक कंप्लीट करके लानी है, कल पैसे लाने हैं प्रोग्राम के लिए, भूल जाएंगे, घर पे आके वो नहीं बताएंगे माँ बाप को कि ये कुछ इंस्ट्रक्शन मिली है, ऐसा ऐसा कहा है टीचर ने, भूल जाएंगे वो लोग। दूसरा है कि उनको ऑर्गेनाइजिंग में प्रॉब्लम आती है, कोई भी जैसे कोई ऑर्गेनाइज, जैसे रूम ऑर्गेनाइज करना, कहीं पे भी अगर ऑर्गेनाइजेशन की एक स्किल जो होती है वो उनमें लैकिंग होती है, और वो बहुत ही डिसऑर्गेनाइज होते हैं, उनके कपड़े यहाँ वहां होंगे, बुक्स यहाँ वहां होंगे, वो चीजें खो देंगे जल्दी से। तो जहां पे भी प्लानिंग लगता है, ऑर्गेनाइजेशन लगता है, वहां पे उनको दिक्कत जाती है। जैसे पहले मैंने कहा कि चीजें भुला देते हैं, डब्बा भूल के आएंगे, बॉटल भूल के आएंगे, रिपीटेडली, नॉट वंस इन अ वाइल, बट मेनी अ टाइम्स, ऑलमोस्ट एवरी डे समथिंग इज लॉस्ट। कभी पेन घुमाया, कभी पेंसिल घुमाई, कभी कोई कंपास घुमाया,
और इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर कोई काम कर रहे हैं, समझो पढ़ाई कर रहे हैं, पर किसी ने आवाज दे दी, कहीं से भी आवाज आई उनको, दूसरे रूम में कहीं से आवाज आई, तो जल्दी से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जो काम कर रहे हैं वो बंद करके छोड़ के निकल लेंगे। ये प्रॉब्लम होती है। और भुलक्कड़पना, कि आप उन्हें कुछ बताओ तो उसकी गारंटी नहीं कि उनको याद रहेगा। तो ये सारे सिम्टम्स जो है वो इन अटेंशन में होते हैं, कि अटेंशन जो हमारा होना चाहिए, अटेंशन स्पैन या फिर अटेंशन का जो सिविरिटी है वो कम हो जाता है और इन अटेंशन होता है। दूसरा जो पार्ट है जिसमें हाइपर एक्टिविटी है, तो उसमें बहुत ऑन द गो रहते हैं हमेशा, दे आर ऑलवेज मूविंग अराउंड, एक जगह बैठ नहीं सकेंगे, और बैठेंगे तो भी कोई ना कोई फिजिटिंग रहेगा, कोई ना कोई मूवमेंट रहेगी, टैपिंग, हैंड मूवमेंट, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मूवमेंट करेंगे वो हमेशा। स्कूल से काफी बार कंप्लेंट आती है कि बहुत टॉकेटिव है, वेरी टॉकेटिव, ऑलवेज टॉक्स, अगर उनको डांटे तो भी नहीं मानेंगे, या फिर ऑलवेज इज नेवर ऑन हिज प्लेस, कि हमेशा घूमते रहेंगे, सीट छोड़ के दूसरे की सीट पे जाएंगे, ये एक कंप्लेंट होती है। दूसरी है कि वो इंटरप्ट करेंगे, अगर दो लोग बात कर रहे हैं तो उनको वेट नहीं कर सकते वो, कि इम्पेशेंट, वेरी इम्पेशेंट, कि ये कब होगा, कब होगा, मैं कब जवाब दूं, कब मैं बात करूं, कब मैं मेरी बात कहूं। तो ये इम्पल्सिविटी की वजह से होता है, कि उनको इम्पल्स जब आता है कुछ भी चीज करने का, तो वो रोक नहीं पाते खुद को, वो देख नहीं पाते कि सोशली क्या शुरू है, क्या मेरे से एक्सपेक्टेड है, वो भूल जाते हैं, और वो जो उन्हें करना है वो कर देते हैं। वो ज्यादा कॉन्सिक्वेंस की परवाह नहीं करते, अगर मैं ये डिसीजन लूं तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, नहीं सोचते, इम्पल्सिवली करेंगे। बहुत सारे चीजों पे चढ़ेंगे, खिड़की के ऊपर चढ़ेंगे, जब छोटे होते हैं यूजुअली। हाइपर एक्टिविटी का जो कंपोनेंट होता है वो एज एज ग्रोज वो कम हो जाता है, 11-12 साल के बाद हाइपर एक्टिविटी यूजुअली थोड़ी कम हो जाती है, इन अटेंशन रहता है। तो जब छोटे होते हैं तब बहुत ही गड़बड़ वाले होते हैं, बहुत एक्सीडेंट प्रोन होते हैं, हमेशा कहीं ना कहीं लगी हुई रहेगी, दे जो घुटने होते हैं हमेशा इंजुरी से भरे हुए रहेंगे, कि कहीं ना कहीं गिरे हैं, कहीं ना कहीं पड़े हैं, ऐसा ही होगा। बीच में आंसर्स बोलेंगे, जब टर्न नहीं है तो भी आंसर बोलेंगे विदाउट रेजिंग हैंड, क्योंकि हैंड रेज करना, रुकना उनको नहीं जमता बिल्कुल। तो ये सारे जो सिम्टम्स है ये हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी के हैं। तो ये जो सिम्टम्स मैंने बताया, इसमें से अगर एटलीस्ट 5 to 6 है तो हम डायग्नोज करते हैं कि ये एडीएचडी है। और क्लिनिकली यही है, क्लिनिकली जब हाइपर एक्टिव बच्चा हमारे ओपीडी में आता है तो हमें हिस्ट्री की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो बच्चा आता है तो आके बैठता है, उसके पहले वो बेल दबा देगा, एकदम टिपिकल होता है कि बेल दबाएगा, कुछ टेबल पे है तो वो ले लेगा, कोई चीज उनको नहीं लगी तो झट से उठाएगा कि पूछेगा, आप उनको पूछे भी नहीं सवाल तो भी वो कुछ ना कुछ बातें करेंगे। ये सारे जो चीजें हैं ये हाइपर एक्टिविटी में दिखाई पड़ते हैं। और जैसे कि इनअटेंशन है, वो क्लिनिकली ऐसा होगा कि ये कोई काम कंप्लीट ही नहीं कर पाता, ये सबसे बड़ी मुसीबत होती है, कि ये कोई भी काम ठीक से ढंग से कंप्लीट नहीं कर पाते, शुरू तो करते हैं पर कंप्लीट नहीं कर पाते। तो ये एक बहुत ही एक पिक्चर होता है, क्लिनिकल पिक्चर। डेफिनेटली मैं दर्शकों को यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि मैम ने जो शुरू में बोला कि कम से कम 2 सेटिंग में होना चाहिए, तो 2 सेटिंग मतलब ये जो अलग अलग सेटिंग है, कि स्कूल एक पार्ट है, दूसरा जो सेटिंग होता है वो घर है, तीसरा जो सेटिंग है प्लेग्राउंड या फिर जहाँ पे वो खेलते हैं बच्चों के साथ में कैसे है, चौथा जो सेटिंग होता है वो कम्युनिटी सेटिंग होता है, जहाँ पे मतलब और लोगों के साथ में हम कहीं रिश्तेदारों के पास में जाते हैं तो वहां पे वो कैसे रहते हैं, और पांचवा जो सेटिंग है वो सोशल सेटिंग है, जहाँ पे हम मतलब शादी में जाएंगे या फिर कोई प्रोग्राम में जाएंगे, मूवी हॉल में जाएंगे, थिएटर्स में जाएंगे, तो वहां पे वो कैसे बर्ताव करते हैं। तो वो 5 सेटिंग में से कम कोई तो मतलब 2 सेटिंग में होना जरूरी है। हर एक सेटिंग में हो सकता है ना हो, कहीं पे वो डर की वजह से होता है, लेकिन कम से कम 2 सेटिंग में होना जरूरी है। और 6 मंथ से ज्यादा होना भी जरूरी है, ये क्राइटेरिया, कि कम से कम 6 मंथ से ज्यादा ये सिम्टम्स होने चाहिए तो ही उसको हम एडीएचडी बोलते हैं। तो मैम आप जैसे बात कर रहे थे, हमने मोस्टली ये स्कूल के सेटिंग के बारे में डिस्कस किया। राइट। तो अगर घर पे वो जो पेरेंट्स है, तो उन मतलब पेरेंट्स को अगर डायग्नोज करने में से बहुत सारे लोग जो है पेरेंट्स हैं,
तो उनको अगर घर पे डायग्नोज करना होगा तो घर पे सेटिंग पे वो हमको और क्या दिखेगा, मतलब स्पेसिफिकली जैसे हम देखेंगे बच्चे उनके साथ में बैठे हैं तो वो एक लाइन पढ़ेंगे, दो लाइन पढ़ेंगे, फिर उधर इधर उधर देखेंगे, तो ऐसे और क्या राइट। पिक्चर्स है जो घर के सेटिंग पे दिखते हैं, और ऐसी क्या पिक्चर्स है जो सोशल सेटिंग में दिखेंगे, कल्चरल सेटिंग में, कम्युनिटी सेटिंग में दिखेंगे और प्लेग्राउंड पे दिखेंगे, तो ताकि राइट। लोग मतलब जो पेरेंट्स है वो ज्यादातर वो क्योंकि स्कूल में आइडेंटिफाई वो करते हैं। या आइडेंटिफाई कर पाए। राइट। तो घर पे एक एक उसके पहले मैं एक केस विग्नेट पढ़ना चाहूंगी, बहुत ही अच्छा है कि लोगों को समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या है। अ मदर ब्रिंग्स हर 8-year-old सन फॉर इवेल्युएशन आफ्टर मैम ही हिंदी हिंदी सस्पेंडेड। अच्छा, हिंदी इंग्लिश बिल्कुल नहीं। दैट विल बी ओके, ठीक है। तो 8-year-old सन को एक माँ लेके आती है, क्योंकि उसको सस्पेंड किया हुआ है स्कूल से। क्यों सस्पेंड किया है? क्योंकि वो अपने सीट पे जंप कर रहा था, हमेशा करता है, दूसरे बच्चों को चिढ़ाता है और कोई भी बात मानता नहीं। ये तीन जो चीजें हैं वो स्कूल में पाई गई। और घर पे वो ये करता है कि 2 से 3 घंटे रोज होमवर्क लेके बैठता है, पर कभी भी कंप्लीट नहीं करता। और वो माँ जानना चाहती है कि मेरे बच्चे में क्या प्रॉब्लम है। तो ये जो है होमवर्क या फिर पढ़ाई में बहुत टाइम लगना या फिर एक पूरा टास्क कंप्लीट नहीं कर पाना, तो ये एक सिम्टम है पढ़ाई के बारे में। और चीजें भूलना, यानी कि आप अगर उनको घर के सेटिंग में, अगर थोड़े बड़े बच्चे हैं, आप अगर उनको दुकान से कुछ चीजें लाने को बोल रहे हो, 3 चीजें लेके आओ बेटा, ब्रेड लेके आओ, अंडे लेके आओ, और एक चीज लेके आओ, तो वो दो लाएंगे, एक भूल जाएंगे। ऐसा होता है। उनका ध्यान नहीं रहता। भुलक्कड़पना जो है, या फिर जब माँ बाप बात कर रहे हैं उनसे, तो वो ध्यान नहीं दे पाते, वो रिस्पॉन्ड नहीं करते। और हाइपर एक्टिविटी जो है, हाइपर एक्टिविटी तो घर पे होती है कि उसकी वजह से दोनों भी पेरेंट्स फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि इसको कैसे संभाला जाए। अगर इतना लोड आ रहा है, अगर मदर के ऊपर, या फिर ज्यादातर मदर के ऊपर ही आता है लोड, तो अगर मदर इज वेरी वेरी टायर्ड, कि संभालना ही मुश्किल हो रहा है, कि हमेशा कहीं पे जाओ तो कहीं पे चले जाते हैं, हाथ छोड़ के भाग जाते हैं, अगर उनको बाहर कहीं लेके जाओ तो वो हाथ छोड़ के रास्ते पे चले जाएंगे, बहुत ही रिस्की चीजों के ऊपर खेलेंगे। ऐसी जो चीजें हैं कि हाइपर एक्टिव मतलब संभालना मुश्किल है, फ्रस्ट्रेटेड है पेरेंट्स, तो ये एक सिम्टम है कि अगर हाइपर एक्टिविटी इतनी ज्यादा है कि संभालना मुश्किल हो रहा है, तो मैं कहूंगी कि इट नीड्स फर्दर एक्सप्लोरेशन। और कहीं पे भी अगर सोशली अगर रिलेटिव्स के घर पे जा रहे हैं, तो उनके घर के चीजों को हाथ लगाना, उनके घर के चीजों को कभी मतलब हैंडलिंग करते वक्त वो टूट जाना, हमेशा ये चीज होना। या फिर दुकान में जा रहे हैं तो यूजुअली हम देखते हैं कि मॉल में, मार्केट में, सुपर मार्केट में कभी कभी ऐसे बच्चे होते हैं कि जो कहीं ना कुछ निकाल रहे हैं, पैकेट्स निकाल रहे हैं, चढ़ रहे हैं कहीं, और नहीं मान रहे हैं बात। तो ये एक जनरल पिक्चर हो सकता है। एंड इफ इट इज ऑफकोर्स लास्टिंग फॉर मोर देन 6 मंथ, जैसे आपने कहा कि कभी कभी तो ये हो रहा है, तो हम नहीं कहेंगे, पर ये अगर एक पैटर्न बन गया है, मोर देन 6 मंथ्स, 1 ईयर यही पैटर्न चल रहा है, तो डेफिनेटली ये हो सकता है। तो जैसे कि आपने बताया कि तीन कंपोनेंट है, एक है इनअटेंशन या फिर ध्यान न लगना, दूसरा जो कंपोनेंट है वो है हाइपर एक्टिविटी यानी अति चंचलता, और तीसरा जो कंपोनेंट है वो है इम्पल्शन या फिर झट से कुछ तो राइट। कर देना। तो हम बाकी दो देखें, मतलब इम्पल्शन हो या फिर हाइपर एक्टिविटी हो, तो यूजुअली इसमें दिखाई देता है, लेकिन एक अटेंशन ऐसी चीज है जो बहुत सारी और चीजों में भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो ताकि हम बच्चे को लेबल ना करें कि इसको अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, तो ऐसी और क्या क्या बीमारियां है, या फिर अगर बच्चे को ध्यान देने में तकलीफ है तो उसकी और क्या वजह हो सकती है जो पेरेंट्स को ध्यान रखनी चाहिए। मतलब इसके मतलब एडीएचडी छोड़ के क्या हो सकता है? या राइट। तो इसमें ये है कि बिहेवियरल कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो कभी कभी जो मूड डिसऑर्डर्स होते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, या फिर इवन मेनिया का अगर कोई एपिसोड आ रहा है, कि मेनिया में जो होता है बाइपोलर मूड डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं, तो उसे उसमें कभी कभी हाइपर एक्टिविटी और मेनिया कभी कभी बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है इन रेयर केसेस, क्योंकि एकदम से बच्चा जो होता है वो
अलग बर्ताव करता है, ज्यादा एक्टिविटी करता है, ज्यादा बातें करता है, तो ये एक कंफ्यूजन हो सकता है कि ये, पर हिस्ट्री से ये क्लियर हो सकता है कि एग्जैक्टली exactly पहले कैसे था बच्चा, अब कैसा है, ये सिम्टम्स कब से शुरू हुए हैं, ये सारे चीजों से हमें क्लैरिटी मिल सकती है। पर अगर हम सोचे कि ये इसके अलावा क्या हो सकता है, तो कोई मूवमेंट डिसऑर्डर है, समझो टिक की बीमारी है, तो जिसमें टिक्स होते हैं, मोटर टिक्स होते हैं, तो बच्चा हमेशा एक कोई एक्टिविटी, श्रगिंग है, कोई हैंड मूवमेंट है, कोई शोल्डर मूवमेंट है, अगर ये कर रहा है तो वो हाइपर एक्टिविटी नहीं है। तो वो उसे हम अलग नाम से जानते हैं, वो टिक डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। तो किसी भी प्रकार का मूड डिसऑर्डर है, किसी भी प्रकार का बिहेवियरल प्रॉब्लम है, यानी कि जिसमें आता है ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर, डिसरप्टिव बिहेवियर्स जिसे हम कहते हैं, कि ये बच्चे मूड उनका सही नहीं रहता, बहुत चिड़चिड़े होते हैं, हमेशा जवाब देते हैं, पलट के जवाब देते हैं, बुरा बर्ताव करते हैं, जानबूझ के जो नहीं कहा गया है वो ही करते हैं, जो उनको मना करेंगे वही चीजें करते हैं, कभी कभी बड़ों को चिढ़ दिलाने वाली चीजें करते हैं। तो ये सारे जो डिसरप्टिव बिहेवियर्स है, ये भी कभी कभी हाइपर एक्टिविटी जैसे दिख सकते हैं। पर हमें देखना है कि वो ऑनसेट कब है, इनका कब शुरू हुआ, कोई प्रॉब्लम है घर पे, कोई स्ट्रेसर है, कोई और चीज है जिसकी वजह से ये ट्रिगर हो रहा है। तो ये सारी चीजें हिस्ट्री से क्लियर हो सकती है कि ये एडीएचडी है या फिर कोई दूसरा प्रॉब्लम है। तो ये कुछ दूसरे प्रॉब्लम्स है जो एडीएचडी की तरह कंफ्यूज हो सकते हैं लोग कि ये हाइपर एक्टिविटी है। एग्जैक्टली exactly इसके रीजन क्या होते हैं या फिर क्या वजह होती है जिसकी वजह से बच्चों को एडीएचडी हो सकता राइट, तो ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है, यानी कि ज्यादातर जो स्टडीज है वो बताते हैं कि बायोलॉजिकल इशू है, ब्रेन में जो न्यूरल जो पैटर्न्स है या फिर जो न्यूरोबायोलॉजी है ब्रेन की, इसमें थोड़ा सा डिफेक्ट है, खराबी है थोड़ी। तो उसकी वजह से जो फ्रंटल अपना जो दिमाग का जो सामने का एरिया होता है उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, और उसकी वजह से बच्चा अटेंशन और कम कर पाता है और हाइपर एक्टिव ज्यादा होता है। जो डोपामिन नाम का एक केमिकल है, उसका भी थोड़ा बहुत लोचा होता है, और उसके वजह से मेन रीजन ये है। उसके अलावा जेनेटिकली भी काफी ये डिटरमिन्ड है कि अगर घर में किसी को है तो काफी चांसेस है कि अगर माँ बाप पेरेंट में से एक किसी को है तो काफी चांसेस है, 25 to 50% चांसेस है कि बच्चे को भी एडीएचडी हो सकता है। जब हम ऐसा लिटरेचर कहता है कि अगर किसी एडीएचडी के बारे में हम हिस्ट्री पूछे तो 25% टाइम उनके पेरेंट्स भी ऐसे ही थे बचपन में। तो इतना उसका हेरिटेबिलिटी है कि अगर फैमिली में किसी को है, इन अटेंशन किसी को है तो दूसरे को हाइपर एक्टिविटी हो सकती है। तो ये भाई भाई है दोनों, कभी कभी इन अटेंशन अकेले आता है, कभी कभी हाइपर एक्टिविटी अकेले आती है, कभी कभी ये दोनों साथ में आते हैं। तो ये जो तीनों चीजें हैं, ये फैमिली में अगर किसी को है तो इसके चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। है। तो इसका इलाज कैसे किया जाता है, इसमें क्या क्या इलाज होता है, या फिर उससे पहले मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा, आपने जो बताया कि 3 कंपोनेंट होते हैं, अटेंशन राइट। का प्रॉब्लम होता है, इम्पल्सिविटी और हाइपर एक्टिविटी, तो क्या ये तीनों सभी साथ में पाए जाते हैं या फिर इसके कुछ वेरिएंट भी है कि मतलब जिसमें ये कुछ पाए जाएंगे कुछ नहीं पाए जाएंगे? राइट, प्रीडोमिनेंटली इनअटेंशन ये 25% चांस होता है, प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव ये 25% चांस होता है, और 50% में ये दोनों चीजें होती है। तो 25% जो केसेस है उसमें सिर्फ इनअटेंशन होगा, वो बच्चा हाइपर एक्टिव नहीं होगा पर सिर्फ भुलक्कड़ होगा। 25% में ही ओनली बी हाइपर एक्टिव, और 50% में ये दोनों चीजें पाई जाती है। एंड एज आई सेड अर्लियर कि जब बच्चा बड़ा होता है, अपने आप ही जो हाइपर एक्टिव कंपोनेंट होता है वो उसके कम होने के चांसेस होते हैं, पर इनअटेंशन रहता है। ऐसा भी होता है कि अराउंड 70%, मतलब 100% केसेस में से जब बच्चा 13-14 साल का हो जाता है तो सिर्फ 70% लोगों को एडीएचडी होता है, बाकी के 30% लोगों को नहीं रहता एडीएचडी। और इसके भी आगे एडल्ट में भी अगर जाएंगे तो जो बच्चों में जितने केसेस थे उसके 40 से 50% केसेस बड़ों तक पहुंचते हैं। यानी कि हम बड़े होते होते ये चीज अपने आप कभी कभी ठीक हो जाती है, पर 40-50% में ये इनअटेंशन वाला पार्ट कभी कभी कंटिन्यू रहता है।
डेफिनेटली हम अडल्ट एडीएचडी के पास बाद में आएंगे, उससे राइट। पहले बच्चों में जो ट्रीटमेंट है वो क्या होता है, कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जाता राइट, तो ये एक ऐसा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ एडीएचडी की, कोई ऐसा एक मैजिक क्योर नहीं है कि एक आप एक जादू की छड़ी घुमा दो और ये ठीक होगा, ऐसा नहीं है। इट इज लाइक अ टूल बॉक्स। इट इज मोर लाइक अ टूल बॉक्स कि बहुत सारे हमें हथियार यूज हमें करने पड़ेंगे, क्योंकि हर एक केस अलग होता है, हर एक फैमिली अलग होती है, हर एक के जो एनवायरनमेंट है वो अलग होता है, तो कोई एक ट्रीटमेंट हम नहीं देख सकते। पेरेंट्स के भी प्रेफरेंसेस होते हैं, मैं बात करूंगी उसके बारे में, बट अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट है, तो एक टूल बॉक्स जैसा है। तो मेनली एक है कि मेडिसिन, दैट इज वन थिंग, फार्मेकोलॉजिकल एंड नॉन फार्मेकोलॉजिकल। फार्मेकोलॉजिकल में मेडिसिन का उपयोग किया जाता है, और नॉन फार्मेकोलॉजिकल में बाकी मेथड्स देखी जाती है। तो 6 साल तक तो हम अवॉइड करते हैं मेडिसिन। 6 साल तक उसकी ट्रीटमेंट साइको एजुकेशन है, या फिर पेरेंट्स की काउंसलिंग है, फैमिली वर्क है थोड़ा बहुत। उस हिसाब से हम कोशिश करते हैं कि दवाइयाँ हम नहीं दे बच्चों को। 6 to 12 years के बीच में हम काफी उपयोग कर सकते हैं दवाई का, क्योंकि वो पीरियड जो होता है वो बच्चे के स्कूल जाने का पीरियड होता है, और काफी डिमांडिंग होता है कि बच्चा बैठ पाए स्कूल में, पढ़ाई कर पाए, जो कहा है वो सुन पाए। तो ये सारे डिमांड्स की वजह से हमें दवाई का उपयोग करना सही भी है और फायदेमंद भी होता है। और इसके अलावा जो नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स है वो तो होने ही चाहिए, क्योंकि उनकी बहुत जरूरत होती है। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि ये जो फैमिलीज होते हैं ये बहुत परेशान होते हैं ऑलरेडी। देर आर ऑलरेडी, मतलब एडीएचडी के साथ साथ बाकी जो कंपोनेंट्स है, यानी कि पेरेंट्स का फ्रस्ट्रेशन है, पेरेंट्स की चिड़चिड़ है, उसके वजह से बच्चों में आने वाली चिड़चिड़ है। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर बन जाता है। तो काउंसलिंग है, साइकोथेरेपी है, ये सारी चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दवाइयों के साथ भी, दवाई देना या नहीं देना ये एक आपके डॉक्टर का डिसीजन होगा, आपका जो पेरेंट्स है उनका चॉइस होता है कि बच्चे को, कुछ कुछ पेरेंट्स डिमांड करते हैं कि हमें नहीं देने, दवाई नहीं देने, क्योंकि उनको वो चुलबुले ही अच्छे लगते हैं बच्चे। दवाई के बाद कभी कभी बहुत शांत हो जाते हैं, तो उनको वो भी अच्छा नहीं लगता। तो वो बोलते हैं कि नहीं, दवाई नहीं दो, बाकी बताओ। तो बाकी हम बता सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। दवाइयों के नाम तो कहने में मतलब नहीं है, पर जो नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स है उस पे हम और गौर कर सकते हैं। है। डेफिनेटली, तो ये जो नॉन फार्मेकोलॉजिकल मेथड आप बता रहे हैं, तो उसमें क्या क्या आता है और उसमें क्या क्या और कैसे कैसे किया जाना चाहिए? मेनली जो होता है कि बिहेवियरल थेरेपी है, या फिर डाइट राइट। में क्या चेंजेस होने चाहिए, या फिर एनवायरमेंटल सेटिंग में क्या चेंजेस होने चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप डिटेल में बताएं राइट। तो वो पेरेंट्स के लिए यूजफुल रहेगा। राइट। तो सबसे पहले साइको एजुकेशन, सबसे पहले ऑल फैमिली मेंबर्स, इवन टीचर्स, मैं कहूंगी कि जो टीचर्स उसको डील कर रहे हैं उन तक भी ये जानकारी पहुंचनी चाहिए कि इसको क्या प्रॉब्लम है, बच्चे को क्या हो रहा है। एंड इसमें किसी का भी ब्लेम नहीं है। मतलब ऐसा होता है कि कभी कभी मदर को ब्लेम आता है कि तुमने बिगाड़ा है, या फिर फादर को ब्लेम जाता है कि तुम टाइम नहीं देते, या फिर बच्चे को ब्लेम जाता है कि ये ऐसा ही है, ये कभी नहीं सुधरेगा। तो ये जो ब्लेम गेम है ये सबसे पहले बंद होना चाहिए। और उसके लिए साइको एजुकेशन की बहुत जरूरत है कि पहले तो समझे कि ये बीमारी है, ये कोई बच्चे के साथ साथ एक बीमारी भी उसके साथ है। तो बच्चे को हम नहीं डांटे, बीमारी की वजह से ये सब हो रहा है ये समझे पहले तो साइको एजुकेशन बहुत जरूरी है। उसके अलावा फिर जो बिहेवियरल पार्ट है कि उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन में बच्चे को दिक्कत जाती है, तो उसमें हम उसकी मदद कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि कहीं पे लिख, टाइम टेबल, एक जो रूटीन होता है वो अच्छा होना चाहिए, कि घर का जो रूटीन है कि बच्चा कितने बजे उठेगा, क्या करेगा, उससे क्या एक्सपेक्टेड है। बहुत सारे चेंजेस ना हो रूटीन में, एक फिक्स्ड रूटीन हो, ये बहुत जरूरी है। उसके अलावा कि कोई लिस्ट बनाना, चेक लिस्ट बनाना, ये सारी चीजें हैं कि उसको ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ी मदद हो जाए। ये सारे हम उसको हेल्प कर सकते हैं।
उसके अलावा बिहेवियरल जो भी खराबी हुई है या फिर उसके बारे में हम रीइंफोर्समेंट टेक्निक्स होती है कि जो गुड बिहेवियर्स है उसको हमें उसकी प्रशंसा करनी है, उसको हमें रिवॉर्ड्स देने हैं, उसको हमें अच्छा बोलना है। और जो थोड़े बहुत जो डिसरप्टिव बिहेवियर्स है, थोड़े बहुत जो मस्ती वाले बिहेवियर्स है, उसको जितना हो सके उतना हमें अवॉइड करना है, उसको नोटिस करना अवॉइड करना है। सो यू मतलब आपको पकड़ना है, अपने बच्चे को अच्छा काम करते हुए पकड़ना है। यूजुअली हम जब कोई गलती होती है, जब कोई मस्ती होती है, तब हम पकड़ते हैं कि ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया। पर हमें उल्टा करना है, हमें जब वो अच्छा काम कर रहा है तब उसे पकड़ना है कि यार ये अच्छा किया आपने, ये अच्छा किया, ये उसको बताना है। तो उसको जो रीइंफोर्समेंट मिलेगा उससे उसका मोटिवेशन बढ़ेगा, अच्छा काम करने का जो मोटिवेशन है वो बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा हाइपर एक्टिविटी का जो कंपोनेंट है, तो उसमें मैं हमेशा बताती हूँ या फिर एडवाइस करती हूँ कि इसको किसी स्पोर्ट्स में डालो आप। क्योंकि हाइपर एक्टिविटी का जो एनर्जी है उनकी, तो अगर वो चैनलाइज होती है स्पोर्ट्स में, स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव वाले स्पोर्ट्स होते हैं। अभी क्रिकेट में कैसे फील्डिंग है, तो वो भाई वहां पे भी बोर हो जाएंगे कि फील्डिंग करे, उनको खड़े कर दिया कहीं पे तो वो डिसरप्टिव हो जाएंगे, क्योंकि अगेन दे वांट टू डू सम एक्टिविटी। तो जैसे रनिंग है, बैडमिंटन है, कि जहाँ पे कॉन्स्टेंटली एक्शन है, कॉन्स्टेंटली आप किसी से compete कर रहे हैं, तो वैसे वाले जो स्पोर्ट्स है दे आर वेरी वेरी बेनिफिशियल, कि उसकी वजह से उनकी जो एनर्जी है वो चैनलाइज होगी। और वो प्रोग्रेस भी करेंगे उस क्षेत्र में, अच्छा प्रोग्रेस करेंगे, और उनके लिए भी वो अच्छा है, उनके हेल्थ के लिए, माइंड के लिए इट इज वेरी रिलैक्सिंग, क्योंकि उनको स्टिमुलेशन चाहिए होता है। एडीएचडी के बच्चों को ऐसा होता है कि वो स्टिमुलेट हो बार बार, उनको हर एक एक ही चीज उनको बोर करती है। तो अगर कोई कॉन्स्टेंटली चेंजिंग चीज उनके सामने आ जाए तो इट हेल्प्स देम। तो ये सारे जो स्पोर्ट्स है वो उसको हम उन्हें एनरोल करना चाहिए घर के पास में कहीं पे, तो दैट हेल्प्स अ लॉट। उसके बाद वो शांत हो जाते हैं, घर पे आके फिर इतनी गड़बड़ नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा एंगर मैनेजमेंट है, बड़े होते हैं तब इम्पल्सिविटी को कैसे कंट्रोल करना है। क्योंकि जब बड़े होते हैं तो सोशली वो कभी कभी ऑकवर्ड बिहेव करते हैं, कि लोगों के साथ उनको लोग उनको मतलब अलग थोड़ा, मतलब बीच में ही बोलेंगे या फिर कुछ गुस्सा करेंगे या फिर रुक नहीं पाएंगे। तो इसके लिए जो एंगर मैनेजमेंट है, कि कैसे रुकना, सोशली कैसे बिहेव करना, सोशल स्किल्स है वो उन्हें सिखाना, तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि पेरेंट्स ने ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि बहुत बार क्या होता है कि हम बाकी बच्चों को क्या करते हैं कि पहले पढ़ाई करो, बाद में खेलने को जाओ, ऐसे बोलते हैं। तो पहले हम्म। पढ़ाई करो, वो खत्म करो, फिर खेलने को जाओ। मुझे लगता है इनके साथ में थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। पहले खेलो, खेल के आओ, ताकि आपकी एनर्जी वहां पे चंचलता कम हो, एनर्जी चैनलाइज हो, और उसके बाद में आप यहाँ पे जब आके बैठेंगे तो अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। उसी के साथ में स्कूल सेटिंग में भी कुछ चेंजेस करने होते हैं, या फिर स्कूल सेटिंग में भी टीचर्स को अगर कुछ ऐसा हैंडल करना होगा तो टीचर्स ने क्या ध्यान रखना चाहिए, और उस बच्चों के साथ क्या चेंजेस करने चाहिए, क्या बर्ताव होना चाहिए। राइट। तो एनकरेजमेंट का जो पार्ट आता है, कि एनकरेज करना और उनको बिजी रखना, वो एक चीज है कि कहीं ना कहीं बिजी है वो किसी ना किसी एक्टिविटी में। और जो थोड़े बहुत माइनर जो डिसरप्टिव बिहेवियर्स है उनको लेबल ना करना, या फिर उनको ज्यादा अटेंशन नहीं देना, डाइवर्ट करना टॉपिक को, कुछ उनको बिजी करना, या फिर ये सारे साइको एजुकेशन में ही वो चीजें आती है। और बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट नहीं करना, डांटना नहीं, ये सारी है। क्योंकि इनको, ये जो बच्चे होते हैं कि बहुत डांट खाते हैं, उसकी वजह से कभी कभी उनका सेल्फ एस्टीम इश्यूज आ जाते हैं। आगे चल के उनको कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम लगती है कि हर एक कोई इंसान उनको डांट के चले जाता है, तो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो ओवर द इयर्स कभी कभी कम हो जाता है। वो काफी कभी एंशियस होते हैं कि कुछ मैं गलत ना कर दूं, ऐसे होते हैं। और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, ये उनका प्रॉब्लम है। तो कभी कभी उनके झगड़े हो जाते हैं दोस्तों के साथ, कि दोस्तों के साथ बनती नहीं है वो, क्योंकि इम्पल्सिव होते हैं, वो अपनी चलाते हैं, तो वो दोस्तों को पसंद नहीं आता। तो ये सारी जो चीजें आती है स्कूल में या फिर
ऐसी चीजें तो ये भी देखना जरूरी है। उनका जो मेंटल हेल्थ पार्ट है वो भी हमें हैंडल करना है, क्योंकि इन द लॉन्ग रन सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चा कैसे परफॉर्म करेगा आगे जाके। उसका इंडिकेटर है कि उसका कॉन्फिडेंस कैसा है। तो अगर उसका कॉन्फिडेंस एकदम दब गया या फिर कम हो गया तो आगे जाके ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो ये हमें ज्यादा केयर लेनी है। इसी के साथ मुझे लगता है टीचर्स ने, अगर वो फर्स्ट बेंच पे उन्हें बिठाते हैं तो थोड़ा सा हम्म उनके ऊपर कंट्रोल आ सकता है। दूसरा जो है, वो बीच बीच में जैसे कुछ बाहर का काम हो, चौक लाना है, डस्टर लाना है, हम्म। बाहर से कुछ लेके आना है, या फिर सीट से उठना है, तो उनको सीट से उठने का मौका दे। बाकी 40 बच्चों से अच्छा है कि इसको बताए, ताकि उसको थोड़ा सा मूवमेंट का चांस मिल जाए, उसका हाइपर एक्टिविटी थोड़ा सा चैनलाइज, और वो फिर आके बैठ के अच्छे से बैठ पाए। तो या इसी के साथ में मैं थोड़ा सा ये पूछूंगा कि अगर हम बच्चों को ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो उसके लॉन्ग रन में क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, क्यों उसका ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। नॉन मेडिकल तो ठीक है, लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि बच्चों को जरूरत होती है, डॉक्टर एडवाइस करते हैं, लेकिन पेरेंट्स जैसे कि बहुत सारी गलत फहमियां हैं, उसकी वजह से वो ट्रीटमेंट लेना राइट। इनकार कर देते हैं। तो राइट। पेरेंट्स ने उस टाइम पे क्या ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हम दवाई देते हैं, दवाई का यूज करते हैं, तो उससे क्या फायदा होगा, अगर नहीं करेंगे तो उससे क्या मतलब प्रॉब्लम्स हो सकते राइट। हैं। तो एक चीज है कि ये जो दवाइयाँ आती है ये बहुत अच्छी है दवाइयाँ, क्योंकि यूजुअली एक कंसेप्ट होता है कि साइकेट्री की दवाइयाँ हैबिट फॉर्मिंग होती है, पर ये ऐसा नहीं है। एडीएचडी की जो दवाइयाँ होती है यूजुअली हैबिट फॉर्मिंग नहीं होती। आप जब तक दवाई दे रहे हैं तब तक आपको इफेक्ट दिखेगा। अगर आप दवाई नहीं देते तो इफेक्ट नहीं दिखेगा यूजुअली। तो उसका मतलब कोई है ही नहीं, मतलब आपको लेना ही पड़ेगा ऐसा है ही नहीं। आप लेंगे तो इफेक्ट आएगा, नहीं लेंगे तो नहीं आएगा। दूसरी बात है कि काफी अच्छी दवाइयाँ है तो और इफेक्ट भी बहुत अच्छा आता है। अगर कोई साइड इफेक्ट आ रहा है, दो चीजें हैं जब दवाइयाँ हम रिव्यू करते हैं कि अगर साइड इफेक्ट कोई बहुत ही ज्यादा आ रहा है या फिर कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा, तो ये जो दोनों सिचुएशंस है तो उसमें हमें रिव्यू करना पड़ेगा कि दवाइयों का कुछ यूज हो रहा है या नहीं। इसके अलावा जैसे ड्रग हॉलीडेज होते हैं, जैसे मैंने कहा कि दवाइयाँ देना जरूरी नहीं है, तो ड्रग हॉलीडेज हम दे सकते हैं इन दवाइयों में। कि जैसे अगर वेकेशन है तो और आपको नहीं लग रही जरूरत कि बच्चे को अभी डिमांड ही नहीं है उससे कि वो बैठे एक जगह पे, क्योंकि वेकेशन है, स्कूल बंद है, तो बैठने का सवाल ही नहीं है, तो स्किप कर सकते हैं, मेडिसिन देना स्किप कर सकते हैं। संडे को है, हम ड्रग हॉलीडे कहते हैं कि संडे को आपने दवाई नहीं देनी है, क्योंकि बच्चे को स्कूल नहीं जाना है, उसको एक जगह पे बैठना नहीं है, तो जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं कि दवाइयाँ काफी फ्रेंडली है, काफी मतलब और आप कम्युनिकेट कर सकते हैं आपके डॉक्टर के साथ। अगर कोई साइड इफेक्ट हो रहा है, अगर कोई कंसर्न है, अगर आपको कुछ अलग लग रहा है तो आप कम्युनिकेट करें। तो ऑप्शंस है तीन या चार, या चार, तीन चार ऑप्शंस है हमारे पास कि हम क्या क्या दे सकते हैं। तो डॉक्टर स्विच कर सकते हैं, दूसरी दवाई दे सकते हैं। दूसरा है कि हम दवाई नहीं दे तो क्या होगा। तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा तो, और वो अगर थेरेपी से हो रहा है ठीक तो ठीक है, पर अगर थेरेपी से नहीं हो रहा है कुछ कुछ, क्योंकि हाइपर एक्टिविटी इतनी ज्यादा होती है और इनअटेंशन इतना ज्यादा होता है कि नॉर्मली फंक्शन करना मुश्किल हो जाता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फंक्शन नॉर्मली। तो इसमें क्या होगा कि बच्चा नहीं खुद को संभाल पाएगा, वो पढ़ाई में पीछे रहेगा, पढ़ाई नहीं कर पाएगा अच्छे से। उसके एकेडमिक प्रॉब्लम्स होंगे, उसके सोशल प्रॉब्लम्स होंगे, यानी कि जैसे मैंने कहा कि बाकी बच्चों के साथ झगड़े हो जाना, पीयर इश्यूज होना, ये सारे होंगे। एक्सीडेंट प्रोन रहेंगे, वो हमेशा गिरते पड़ते रहेंगे, तो दैट इज ऑल्सो वेरी रिस्की। कि अगर बहुत रिस्की अगर बिहेवियर्स है तो जान को खतरा हो सकता है। इसके अलावा आगे जाके कोई लीगल प्रॉब्लम्स है, मतलब ऐसा बोलते हैं कि एडीएचडी अगर कंटिन्यू रहे तो ये एडिक्शन या फिर कोई नेगेटिव बिहेवियर ज्यादा बढ़ते हैं, लीगल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या फिर भुलक्कड़ जो फॉरगेटफुलनेस होता है, उसकी वजह से कोई बड़ा प्रॉब्लम आ जाना लाइफ में। तो ये सारी जो चीजें हैं, नेगेटिव इम्प्लीकेशंस काफी है अगर हम ट्रीटमेंट कुछ भी ना करें। तो दवाइयों का ऑप्शन ओपन रखना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि विथ मेडिसिन कॉन्फिडेंस आता है बच्चे को कि मैं ठीक हूँ। और जो रिलेटिव्स है, जो घर वाले हैं, वो भी थोड़े रिलैक्स हो सकते हैं, क्योंकि नहीं तो वो भी बहुत थक जाते हैं, दवाइयों के बिना हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, तो वो भी थक जाते हैं। तो दवाइयाँ एक एक सपोर्ट है
जो हमें अवेल करना चाहिए वो एक ऑप्शन है। और डॉक्टर को आप कोई कंसर्न है तो जरूर शेयर कीजिए कि जो भी दवाइयों के बारे में जो कंसर्न है वो शेयर करना है आपको। आप बच्चे के जो ट्रीटिंग डॉक्टर होंगे वो तो उनके साथ कंसर्न कर सकते हैं, करेंगे, उसके सिवाय दवाई चालू ना करें। और करते हैं तो कुछ साइड इफेक्ट आएंगे तो उन्हें अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये पूछना, ऐसे क्या यूजुअली साइड इफेक्ट्स होते हैं जो पेरेंट्स ने ध्यान में रखना? बहुत बार होता है कि ओपीडी में डॉक्टर्स दवाई लिख देते हैं, बच्चे घर पे जाते हैं, पेरेंट्स घर पे जाते हैं, और उनको मतलब बहुत बार अगर बिजी प्रैक्टिशनर्स रहेंगे तो वो बता नहीं पाते, या फिर वो उतना ये नहीं होता है। तो यहाँ पे जो पेरेंट्स है उन्होंने क्या ध्यान में रखना चाहिए कि अगर कुछ जो ऐसे कुछ साइड इफेक्ट्स है जो हमें ध्यान में रखने चाहिए, या फिर वो कैसे पहचाने कि ये गोलियों का साइड इफेक्ट हो सकता है, कुछ कॉमन राइट। साइड इफेक्ट जो है जो। तो कॉमनली हेडेक कभी कभी हो सकता है, हेडेक होना बच्चे को, या फिर भूख कम लगना, ये एक साइड इफेक्ट नोन होता है। तो हमेशा हम बोलते हैं कि दवाई ब्रेकफास्ट के बाद देनी है, कुछ खाना अच्छे से जाए पेट में उसके बाद दवाई देनी है। खाली पेट हम दवाई अवॉइड करते हैं, स्पेशली इन केसेस में, क्योंकि दवाई कभी कभी भूख कम कर देती है, और बच्चों की भूख कम हो जाए तो वो ग्रोथ पे असर करती है। इसीलिए जो ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि पहले उनको ब्रेकफास्ट खिलाओ उसके बाद दवाई दीजिए। उसके अलावा कोई ऐसे इनवॉलेंट्री अगर कोई मूवमेंट्स आ रही है, कोई ऐसे झटके हो रहे हैं, इन केस कभी कभी होता है, पर अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप बता सकते हैं। कभी कभी एंजाइटी बढ़ जाती है। मैंने एक पेशेंट को, हम मेरे पास एक 17 ईयर ओल्ड आए थे, अनडायग्नोज्ड, अकोला में कोई थे नहीं पहले, चाइल्ड ऐसे साइकेट्रिस्ट। तो डॉक्टर के बेटे हैं वो, और वेरी ब्रिलियंट, आईक्यू इतना मतलब सुपीरियर है। और 17 ईयर्स तक उनके मदर जो है वो, शी वॉज सो कंसर्न कि कैसे होगा क्या होगा। मतलब इम्पल्सिव, हमेशा बीच में बात करेंगे, बहुत तेज, मतलब पढ़ाई में तो बहुत तेज, पर बोर हो जाना जल्दी से, या फिर इम्पल्सिवली बातें करना। तो उनको जब अभी वो नीट दे रहे थे एग्जाम, अभी वो अच्छे कर, मतलब उनको 618 मार्क्स मिल गए, अच्छा किया उन्होंने परफॉर्म। बट एग्जाम के पहले का जो 1 ईयर था उसमें हमने उनको डायग्नोज किया, देयर वाज अ डायग्नोसिस मेड एट दैट टाइम, एंड वी स्टार्टेड हिम ऑन मेडिसिन। हम मिथाइल फेनिडेट 50 mg तक लेके गए, उसके बाद में थोड़े मॉडिफिकेशंस किए, एंड ही वाज हेल्प्ड ट्रेमेंडसली। तो बहुत अच्छा इफेक्ट आया उनको, उन्होंने, उनकी पढ़ाई अच्छे से हुई नीट की, और अच्छे से कर पाए वो। तो ये सारी जो चीजें हैं वो होती है, दवाई से हेल्प काफी मिलती है। तो आप मतलब जो भी ये चीजें सुन रहे हैं, हमेशा ओपन रहिए दवाइयों के लिए। डेफिनेटली, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि सबसे बड़ा जो फायदा है उनको स्टडीज में होता है, उनके करियर में होता है। बहुत बार जैसे मैम ने बात की कि पढ़ाई में वो ध्यान नहीं दे पाते, तो उसके हिसाब से वो पढ़ाई में पीछे पड़ते जाते हैं। दवाई अगर लेते हैं तो वो ध्यान दे सकते हैं, स्कूल में ध्यान दे सकते हैं, घर पे पढ़ाई करेंगे तो ध्यान दे सकते हैं, और उसके हिसाब से उनके जो मार्क लाने की जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से वो मार्क्स ला सकते हैं और करियर में अच्छा कर भी सकते हैं। तो अगर नहीं देते हैं तो वो पीछे पड़ जाते हैं, और उनको फिर वो सेल्फ गिल्ट रहेगा, उनका सेल्फ एस्टीम कम हो जाता है, कुछ बच्चे डिप्रेस भी हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब जैसे मैम ने बताया कि दवाई लेना सबसे ज्यादा जरूरी है, या फिर सबसे ज्यादा जरूरी नहीं बोलेंगे, जहां पे जरूरी है वहां पे लेना जरूरी है, और वहां पे पेरेंट्स ने कुछ मिसकंसेप्शंस की वजह से उसको पूरी तरह से इग्नोर करना गलत बात है। आपने अभी एक बात की कि 17 साल का बच्चा था, बहुत बार ऐसे, जैसे आपने शुरू में भी बताया कि अडल्ट लोगों में भी ये पाया जाता है। तो अडल्ट एडीएचडी जो होता है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, और उसमें ट्रीटमेंट क्या कुछ अलग होता है, या फिर ऐसे ही ट्रीटमेंट उसकी की जानी जी। चाहिए? तो अडल्ट्स में भी मोटा मोटा तो वही सिम्टम्स होते हैं, इनअटेंशन, हाइपर एक्टिविटी काफी कम हो जाती है। पर जो रहता है वो है इम्पल्सिविटी, वो रहती है कि हमेशा बीच में बोलना या फिर सजेशन देना, ज्यादा बात करना। इम्पल्सिविटी का कंपोनेंट लाइफ लॉन्ग कभी कभी रहता है, इम्पल्सिविटी जो आती है पर्सनैलिटी में, तो वो रहती है। डिसऑर्गेनाइजेशन होता है, प्रॉब्लम्स को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते, प्लानिंग जिसमें होता है कि टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत ही गड़बड़ होता है, कि कभी भी कोई काम टाइम पे नहीं होगा, उनके डेडलाइंस मिस हो जाएंगे। प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन में काफी दिक्कतें जाती है। अभी बड़े होने के बाद कोई अपॉइंटमेंट्स है, कोई मीटिंग है, कुछ अटेंड करना है तो वो भूल जाएंगे।
काफी बार होता है कि कोई इंपॉर्टेंट चीजें होती है भूल जाते हैं, फोकस करना कभी कभी मुश्किल होता है, मल्टीटास्किंग करना बड़े होने के बाद हमें रिक्वायरमेंट होती है, डिमांड होती है कि आप मल्टीटास्किंग करें, तो वो जब होता है तब वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो नहीं कर पाते। और ये सब का इफेक्ट होता है कि वो चिड़चिड़े होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस जो है वो कम हो जाता है कि अभी डायग्नोज तो खुद नहीं कर पाते कभी कभी कि क्या है गड़बड़, पर ये सारी चीजों की वजह से जो अफेक्ट होता है काम के ऊपर या अपने लाइफ के ऊपर, उसकी वजह से एक चिड़चिड़ापन आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं कि ये मतलब क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कभी कभी गुस्सैल भी हो सकते हैं, गुस्सा आ सकता है, और स्ट्रेस का अगर पीरियड हो तो तभी कोप करना मुश्किल हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं अगर अडल्ट एडीएचडी है तो। ये अभी जो मैंने कहा ये बहुत ही जनरलाइज सिम्टम्स है, सभी को लगेगा कि मुझे एडीएचडी है, पर ऐसा नहीं है कि अगर इन चीजों की वजह से बहुत सारा डिसरप्ट मतलब पूरा लाइफ बहुत बिगड़ गया है, स्पेशली काम के मामले में, काम में प्लानिंग ना होने के कारण अगर बहुत गड़बड़ है तो फिर हम कहते हैं हिस्ट्री के अनुसार भी ये एडीएचडी हो सकता है। एक जो कॉमन क्वेश्चन हमें बार बार पूछा जाता है या फिर यहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी हो सकता है कि ये जो एडीएचडी वाले बच्चे हैं या फिर अडल्ट है तो उनको स्पेसिफिकली डाइट के अनुसार कुछ मतलब डाइट में कुछ चेंजेस करने चाहिए या फिर डाइट के बारे में कुछ ध्यान देना चाहिए। हेल्दी डाइट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। ऐसा कहते हैं कि जो शुगर होता है मीठा, उसके वजह से हाइपर एक्टिविटी बढ़ती है, तो ये हमने अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं ये अवॉइड करनी चाहिए, शुगर अवॉइड करना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं, इसके अलावा बहुत कुछ तो करने की जरूरत नहीं है मैं कहूंगी, पर अगर ये जंक फूड बेसिकली हेल्दी डाइट आप रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे जो पेरेंट्स है उनको आप क्या सजेशंस देना चाहेंगे जाते जाते, ये आखिरी क्वेश्चन है कि यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स है, उसमें से हो सकता है कि किसी के बच्चे को एडीएचडी हो या फिर उनके आसपास में किसी को हो, तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे। राइट। तो अगर पेरेंट्स है तो मैं कहूंगी कि थोड़ा मतलब अगर आप चिड़चिड़े बन गए हैं, अगर आप फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, तो इट इज टाइम कि ये आप समझे कि आपके बच्चे का फॉल्ट नहीं है। तो एक चीज से ही आपका जो रिलेशनशिप है उससे, बच्चों से, वो बेटर हो सकता है। व्हेन हम जब कहते हैं कि बच्चा ऐसा करता है तो हम पूरा डायरेक्ट ब्लेम बच्चे के ऊपर डाल रहे हैं, पर हम जब कहेंगे कि नहीं एडीएचडी ये कर रहा है, मेरा बच्चा तो सही है, तो हमारा जो रिलेशनशिप है बच्चों से वो अच्छा हो जाएगा, एंड इफ दैट इज गुड तो आप आगे की चीजें कर पाएंगे। जो भी हमें ऑप्शन है, जैसे हमने पूरे सेशन में डिस्कस किया कि देर इज होप, देर इज लॉट ऑफ होप, कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो उसे अच्छा करना एक ऑप्शन है, और आपको सफर करना जरूरी नहीं है। तो खुद का ख्याल रखिए, ये प्रॉब्लम्स डिस्कस कीजिए किसी के साथ, और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। अब हम जाएंगे ऑडियंस क्वेश्चंस की तरफ। मेरी ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि कृपया रैंडमली खुद को अनम्यूट ना करें। आप पहले आपका हैंड रेज कीजिए ताकि मैं आपको मौका दूं, आपको क्वेश्चन पूछना, हर एक को मौका दूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस थोड़ा सा ये ध्यान में रखिए कि आज का जो टॉपिक है उसी के बारे में क्वेश्चंस पूछे। कुछ और अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं तो आप मतलब आपका क्वेश्चन नहीं लिया जाएगा। दूसरा जो है, मैंने जैसे बोला कि खुद से अनम्यूट मत कीजिए, जब आपको मौका दिया जाएगा तो ही म्यूट कीजिए। अगर कोई अनम्यूट कीजिए, अगर किसी को लगता है कि मैं डायरेक्टली नहीं पूछ सकता हूं तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। जब यहाँ के क्वेश्चंस हो जाएंगे तो मैं डेफिनेटली चैट बॉक्स में से भी क्वेश्चंस लूंगा। और इससे पहले कि हम ऑडियंस राउंड की तरफ जाए, एक आज का जो क्वेश्चन है हमारा, जो क्विज कंपटीशन है, क्विज कंपटीशन का पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा। याद रखिए आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई करना है 9503421124 ये नंबर पे। नंबर चैट बॉक्स में भी दिया हुआ है, उस पे व्हाट्सएप पे रिप्लाई करना है, फास्टेस्ट आंसर देना है, और सबसे इंपॉर्टेंट दोनों सवालों के जवाब देना जरूरी है। आप बहुत बार ऐसे होता है कि एक सवाल के जवाब दे जाते हैं, बीच में स्किप कर जाते हैं या फिर नहीं देते हैं, तो वो कंसिडर नहीं किया जाता है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है सबसे सिंपल है। कोई भी 5 सिम्टम्स आपको एडीएचडी के बारे में बच्चों में दिखाई देते हैं, उसके उसके बारे में आपको बताना है, उसके बारे में रिप्लाई करना है।
तो इसी के साथ हम ऑडियंस का पहला क्वेश्चन लेंगे। बजरंग जी, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ये पूछना है कि जैसे बचपन में बच्चों को मेडिसिन दे दी, बंद की, चालू की, तो केमिकल चेंजेस आते हैं, तो फ्यूचर में जब एडल्ट हो जाते हैं, बड़े बहुत बड़े हो जाते हैं, तो सिजोफ्रेनिया होने के चांसेस है, ऐसा हमने सुना है। आपका क्या कहना है? केमिकल चेंजेस तो आएंगे मेडिसिन से? नहीं, इसका कोई, मैं कहूंगी कि नहीं है रिलेशनशिप। मतलब एडीएचडी के दवाइयों से स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस के कोई रिसर्च नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा। श्रेया जी, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। श्रेया घाग। Yes. Can you hear me, sir? यस यस। Okay. My question is, if ADHD is not visible on a test, whatever ADHD tests are there, that has been done for the patient, but then the parents are observing that there are inattentiveness and all, then how to go about it? मैं दर्शकों के लिए थोड़ा सा हिंदी में ये क्वेश्चन रिपीट करना चाहूंगा। मैम का कहना है कि बहुत बार ऐसे होता है कि जब हम कुछ टेस्ट करते हैं, एडीएचडी के लिए टेस्ट करते हैं, तो उसमें एडीएचडी नहीं दिखता है, तो उस दरमियान उसमें फिर भी बच्चों में इनअटेंशन होता है जो पेरेंट्स को दिखता है, तो ऐसे केसेस में क्या किया जाना चाहिए? एक मैम प्लीज। राइट। सो आई वुड से कि एडीएचडी का जो डायग्नोसिस है वो टेस्ट से ज्यादा दैट इज अ क्लिनिकल डायग्नोसिस। तो हिस्ट्री और बाकी के जो सिम्टम्स है, जो क्लिनिकली आपके अगर डॉक्टर डायग्नोज करते हैं, तो दैट इज इनफ फॉर द डायग्नोसिस। यू डोंट नीड पॉजिटिविटी ऑन एनी टेस्ट। तो अगर हिस्ट्री के अनुसार क्लिनिकली अगर डॉक्टर डायग्नोज करते हैं, सो वी कैन डील विथ इट एज द डायग्नोसिस। मैं इसमें थोड़ा सा मैम ऐड करना चाहूंगा। एक तो जैसे मैम ने बोला कि ये जो इम्पोर्टेंट है कि क्लिनिकल डायग्नोसिस ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी जो स्केल्स है, टेस्ट है, वो सपोर्टिव है, ना कि प्रायोरिटाइज। राइट। और दूसरा जो है कि जैसे आपने बोला कि सिर्फ अगर आपको इनअटेंशन दिख रहा है, तो आप ध्यान रखिए कि जब हमने डिस्कस किया था तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में अलग अलग बातें की थी कि अगर सिर्फ इनअटेंशन है या फिर हाइपर एक्टिविटी है, तो उसके और क्या रीजंस हो सकते हैं। जैसे स्ट्रेस लेवल बढ़ चुका होगा, लर्निंग डिसेबिलिटी की वजह से उसको दिक्कतें आ रही होगी, तो उसकी वजह से उसका अटेंशन नहीं हो रहा है, या फिर डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, तो ऐसी अलग कुछ बीमारियां हो सकती है, कुछ कंडीशंस हो सकती है जिसमें बच्चे का अटेंशन स्पैन कम हो सकता है। तो वो थोड़ा सा अगर बाकी आप चेकलिस्ट में बहुत बार सभी आ ही जाता है पॉजिटिव, अगर वो नहीं आ रहा है तो ये सब बाकी चीजों के बारे में ध्यान रखना जरूरी है। इसके लिए डेफिनेटली आपको साइकेट्रिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट भी उसको थोड़ा सा क्वेश्चनिंग करके, क्वेश्चन पूछ के, डिटेल में हिस्ट्री लेके उसको डेफिनेटली उसका ये कर सकते हैं। लतिका जी, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नमस्ते सर, आवाज आ रही है मेरी? यस यस, आ रहा है आपका आवाज। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि एज अ टीचर अगर कोई बच्चा हाइपर एक्टिव होता है क्लास में, है ना, तो उसका जो लेवल रहता है वो कैसे हम उसका किस तरह से टेस्ट करके उसका लेवल देख सकते हैं? किस लेवल पे उसकी हाइपर एक्टिविटी है या इनअटेंशन है? इसके लिए कोई टेस्ट वगैरह होता है क्या? इसके स्केल्स आते हैं आई सपोज, तो वो मैं देख के मैं सेंड कर दूंगी सर को, सो यू कैन फॉरवर्ड इट टू मैडम, एंड वो हम देख सकते हैं। यस मैम, डेफिनेटली टीचर्स के लिए एक स्केल है जो हम यूजुअली, मैं जो भी पेशेंट का ट्रीटमेंट करता हूँ तो मैं मॉनिटर करने के लिए बोलता हूँ, और उसके साथ में टीचर्स को स्किल दे देता हूँ और लेटर दे देता हूँ कि आपको बच्चे के बिहेवियर में, बच्चे के पढ़ाई में आपको शुरू में क्या दिक्कतें लग रही है, वो स्केल में वो कहाँ पे है, और जब हम 1 महीने के बाद में, 2 महीने के बाद में ऐसे फॉलोअप के लिए हम उनको दे देते हैं, ताकि वो पता चले कि हमको कितना डिफरेंस मिल रहा है और उनको बच्चे से क्या पाए। तो इसके लिए अलग अलग स्केल है, वो स्कोरिंग उस पे आता है, तो उसके मतलब स्कोरिंग नहीं है बट एग्जैक्टली स्केल में से क्या क्या उसको है, और बाद में ट्रीटमेंट के बाद में मॉनिटरिंग करते वक्त, मतलब ये डायग्नोसिस के लिए भी यूज किया जाता है और मॉनिटरिंग के लिए कि दवाई का कितना इफेक्ट हो रहा है, कितना ये हो रहा है, उसके लिए भी इस स्केल का यूज किया जाता है।
दूसरा जो है, अगर ये बच्चा, कोई बहुत बार ऐसे होता है कि वो बच्चा इतना गड़बड़ करता है कि वो क्लास को पूरे डिस्टर्ब कर देता है। अगर थोड़ा बहुत है तो हम, जैसे मैम ने बोला, कि उसको इग्नोर कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। लेकिन अगर वो क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है तो बच्चे को मतलब कुछ निगेटिव बोलने के बजाय आप उसके पेरेंट्स को बताएं, और पेरेंट्स को बोल के कि इसके लिए, इसको एडीएचडी बोलते हैं, इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है, ये साइकेट्रिस्ट के पास में आप जाके इसका इलाज करा सकते हैं, इस तरह से आप बोल सकते हैं, ताकि वो क्लास को डिस्टर्ब ना करे। और टीचर, स्पेसिफिकली टीचर को ये बहुत बार दिक्कत आती है कि मतलब इन बच्चों को कैसे हैंडल करें। तो आपने सुना होगा कि जैसे हमने बोला कि बच्चों के साथ कैसे बर्ताव करना है, तो आप वो ध्यान में रखिए, और ये ध्यान में रखिए कि यस, स्केल अवेलेबल है, और पेरेंट्स को बुला के, अगर वो क्लास को डिस्टर्ब हो रहा है तो आप डेफिनेटली पेरेंट्स को बुला के उनके साथ में बात कर सकते हैं और उनको रेफर कर सकते हैं। आई होप आपके क्वेश्चन का आंसर मिला होगा, और अगर आपको कुछ, आपका हैंड रेज है अभी भी क्वेश्चन। थैंक यू सर। सारिका जी, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सारिका जी, आप अगर सुन पा रहे हैं तो कृपया आपका क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है सर? यस यस। सर मेरा ये सवाल है कि अगर बच्चों में एडीएचडी है तो मैं मेरी नर्सरी प्ले ग्रुप है, अगर मैं पेरेंट्स को बताऊंगी उसके एडीएचडी है, ऐसा ऐसा करो, साइकेट्रिक के पास ले जाओ, उनको काउंसलिंग करो, तो वो उनको कैसे मतलब कन्विंस करना है कि यहाँ पे जाओ वगैरह, अगर वो नहीं माने तो मतलब कन्विंस कैसा करना चाहिए? थैंक यू सर। मी बोलू? अच्छा, तुम्ही बोला So, किंवा मी बोलू शकतो? हाँ काही हाँ, problem नाही. तुम्ही सांगा, नो ओके, प्रॉब्लम। सो दिस इज गुड थिंग। मतलब मैम, सारिका मैम से मैं मतलब धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारा जो प्रोग्राम है उसका बेसिक कंसेप्ट यही है कि लोग जागरूक हो और लोगों को जागरूक की जाए। तो अगर आपके पास में, आपको आपके सेटिंग में पता चल सकता है, वो बच्चा आ रहा है, ये पौधे को फूल तोड़ा, ये पौधे के पत्ते तोड़े, ये पौधे को हाथ लगाया, वो पौधे का हाथ, आप उधर मत जाओ बोल रहे हैं पेरेंट्स, आप बोल रहे हैं लेकिन फिर भी वो जा रहा है, तो आपको पता चलेगा कि ये बच्चे को एडीएचडी है। तो आप डायरेक्टली उसको, उनके पेरेंट्स को मत बताओ कि उसको एडीएचडी है और आपको दवाई लेनी है। आप थोड़ा सा प्रोएक्टिव होके पूछिए कि बच्चा स्कूल में बैठता नहीं होगा ना, वो शांति से बैठता नहीं होगा ना, घर पे शांति से बैठता नहीं होगा ना, आपको पढ़ाई करते वक्त, लेते वक्त दिक्कत होती होगी, वो बैठ के पढ़ाई नहीं करता होगा। तो जब आप ये क्वेश्चंस पूछेंगे, जो हमने इनअटेंशन के बारे में बताया, हाइपर एक्टिविटी के बारे में बताया, इंपल्सिविटी के बारे में बताया, ये सिम्टम्स है, उसमें से 5-6 कोई भी सिम्टम्स आप पूछिए तो उनका जवाब यूजुअली हाँ में रहेगा। जब ये होता है तो वो खुद से पूछेंगे कि आपको कैसे पता चला कि ये सब मुझे घर पे प्रॉब्लम आते हैं। तो आपको कन्विंस करना बहुत ईजी हो जाए। आप बताइए फिर उस टाइम पे कि मैंने एक एडीएचडी पे सेशन अटेंड किया था, बहुत अच्छा सेशन था, और उसमें ये सब मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी, और वो सब मुझे इस बच्चे में दिख रहा है, तो मुझे लगता है, और उसमें ये भी बताया था कि इसके लिए बहुत अच्छा इलाज अवेलेबल है, दवाइयाँ भी है, और दवाई ना चाहते हैं तो बाकी भी और ट्रीटमेंट्स इसमें आती है। जब आप अंत में कन्विंस करेंगे उनको, अंत में ये बताएंगे कि आप साइकियाट्रिस्ट के पास में जाओ, तो उनका एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ जाएगा। आप शुरू में ही अगर बोलेंगे कि इसको एडीएचडी लगता है और आप उसको साइकियाट्रिस्ट के पास में लेके जाओ, तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको दिक्कतें आ जाए। मैम, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग? आपको अगर कुछ ऐड करना हो तो बता सकते। नहीं, you have covered everything. ओके। और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना होगा तो आप कृपया क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जब तक कि किसी का हैंड रेज हो जाए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा चैट बॉक्स में से क्वेश्चंस लेता हूँ। पिंकी शाह ने यहाँ पे पूछा है, एडीएचडी स्टेज फॉर लाइफ लॉन्ग। उनका क्वेश्चन है कि क्या एडीएचडी लाइफ लॉन्ग होता है? मुझे लगता है आपने आंसर किया है, फिर भी आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। या जैसे कि हमने कहा कि 40% लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू रहते हैं केसेस, 70% एडोलेसेंट्स तक जाते हैं और 40% लाइफ लॉन्ग तक खींच सकते हैं। और हाइपर एक्टिविटी कंपोनेंट कम हो जाता है, ज्यादातर इम्पल्सिविटी और इनअटेंशन का प्रॉब्लम रहता है बड़ों में भी। तो वो अगर इट इज इंटरफियरिंग टू मच विद डेली लाइफ, तो वो दवाइयों से और ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग से ठीक हो सकता है।
सोनू सिंह जी, आपका क्वेश्चन पता नहीं चल रहा है, आप अगर हैंड रेज करके पूछ सकते हैं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो क्लियर, मैं खींचो रहता है क्या करूं। मैम कैन यू लाइक, आपको पता चल रहा है वो क्वेश्चन क्या है? एक मिनट। नहीं नहीं नहीं। सोनू जी, हिंदी। आप अगर आपको, हाँ मतलब आप डायरेक्टली हैंड रेज कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभिनव जी, व्हाट इज द कॉज ऑफ एडीएचडी, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। आप बाद में यूट्यूब पे वीडियो जब आएगा तो आप उसके बारे में डेफिनेटली और एक बार सुन सकते हैं। जैसे मैम ने बताया था, शॉर्ट में मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे मैम ने बताया कि फैमिली हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट है। अगर घर में किसी को होगा तो फैमिली में हो सकता है। जब पेट में बच्चा रहता है तो प्रीनेटल ये पीरियड में या फिर जहाँ पे डिलीवरी होती है वहां पे अगर कुछ दिक्कत आ जाए तो उसकी वजह से भी ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती है। दिमाग में अलग अलग केमिकल होते हैं, उसमें चेंज होने की वजह से ये हो सकता है। आप फिर से जब यूट्यूब पे आएगा तो फिर से सुन सकते हैं और इसके बारे में डिटेल में जान सकते हैं। श्रद्धा जी, डिसेबल्ड हैंडीकैप्ड और जो डिसेबल जो है मेंटल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है उसके बारे में हमने एक अलग से सेशन लिया हुआ है, कृपया उसको अटेंड कीजिए और उसके बारे में हम डेफिनेटली वहां पे ज्यादा बात करेंगे। और अगर उसके बाद में भी कुछ क्वेश्चंस आपके मन में रहेंगे तो आप डेफिनेटली वहां पे पूछ सकते हैं। बजरंग जी यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। बजरंग जी, आपको खुद को अनम्यूट कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैडम मुझे इम्पल्सिबिलिटी के बारे में कुछ डिटेल में बताएंगे, इम्पल्सिबिलिटी कैसे पहचाने और कैसे? इम्पल्सिविटी यानी कि कोई चीज करने के बारे में पहले ना सोचना कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। वो वो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बिना सोचे कोई चीज करना, या फिर जल्दी से कोई डिसीजन ले लेना बिना सोचे। मतलब वो सोच आती ही नहीं है, इम्पल्स ही इतना जोर से आता है कि वो चीज करनी ही पड़ती है। बात, दो लोग अगर बात कर रहे हैं तो अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बताने की जल्दबाजी करना, कि मैं क्या सोचता हूँ ये बताने की जल्दबाजी करना, ये सारे जो इम्पल्सिविटी में आते हैं। रैश डिसीजंस लेना, ये इम्पल्सिविटी में आते हैं। इससे पहले कि हम एंड को जाए उससे पहले एक आखिरी जो क्वेश्चन है, जो सेकंड क्वेश्चन है क्विज कंपटीशन का, उसके बारे में मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा। जो हमने पेरेंट्स को एडवाइस दिए या फिर नॉन फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी हो, उसमें से कोई भी 5 नॉन फार्मेकोलॉजिकल मेथड्स या फिर उसमें से पॉइंट, आपको कोई भी 5 पॉइंट आपको बताने हैं। यहाँ पे अमित गुप्ता जी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। My son is very brilliant and good in studies, but he has problems sitting in class. He roams in class while teacher is teaching also. Is this inattentive and how to control this? Ma'am. So this is hyperactivity, sign of hyperactivity. He is not able to sit. Of course, बाकी हिस्ट्री भी लगेगी, उसको देखना पड़ेगा और उसके बाद, बट दिस इज वन ऑफ द सिम्टम्स कि ये काफी कॉमन होता है। तो वो कारण जानना पड़ेगा कि वो क्यों घूमता है, या फिर उससे बात करके थोड़ी बहुत जानकारी मिल सकती है हमें कि उसका इंटेंशन क्या होता है घूमने का। कि ऐसा तो नहीं कि उसका पार्टनर उसे पसंद नहीं इसीलिए वो दूसरे पार्टनर के पास जा रहा है। तो ये जो रीजंस है वो हिस्ट्री टेकिंग में आती है, पर हो सकता है हाइपर एक्टिविटी हो सकती है। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप कृपया क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं या फिर हैंड रेज कर सकते हैं। देयर इज वन मोर क्वेश्चन। No, it was the same. Like my first child is suffering from ADHD currently, and I'm concerned more of whether we should take second chance or not. What are the chances in the second child would suffer from ADHD? There is history of any disorder? There is no history of it. Okay. So जेनेटिकली होता है कभी कभी, सो मे बी 25% चांस है मैं कहूंगी कि सिबलिंग में होने का। व्हाट डू यू से अतुल सर?
आई थिंक 25%. सॉरी, Chances of having it in sibling 25%. in sibling is 25%. 25%. So it is a very personal decision कि बहुत एक चाइल्ड मतलब कितना सपोर्ट सिस्टम है आपके पास, कितने लोग हैं बच्चे को देखने वाले. तो अगर एडीएचडी वाला एक बच्चा ऑलरेडी है तो आई एम श्योर कि आप लोग काफी ऑक्यूपाइड होंगे. सो इट इज अ वेरी पर्सनल डिसीजन. 25% चांस होते हैं कि ये थोड़ा बहुत रहता है जेनेटिकली कभी कभी ट्रांसमिट होने के कारण, पर 75% चांसेस है कि द प्रॉब्लम विल नॉट बी देयर. सो इट इज अ वेरी पर्सनल डिसीजन. डेफिनेटली अगर एक बार है, ऑलरेडी आ चुका है, तो बहुत कम चांसेस, मैं कहूंगा कि बहुत कम चांसेस रहेंगे कि नेक्स्ट केस में आ जाएगा. तो बी ऑप्टिमिस्टिक, और अगर आपको लेना है, आपको लगता है कि मुझे लेना है, तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं. चांसेस तो कम है, और अगर होता भी है बैरियर या और उसके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है. हम जो बात कर रहे हैं कि इसके लिए बहुत अच्छी ट्रीटमेंट अवेलेबल है. और सी एडीएचडी कुछ ऐसे मतलब बहुत बड़ी बीमारी है या फिर फिजिकल हैंडीकैप है, ऐसे नहीं है. ठीक है, थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाएगा. जब बड़े हो जाएंगे तो हाइपर एक्टिविटी अपने आप से कम हो जाने वाला है. तो पढ़ाई में ध्यान लगे, उनका करियर अच्छा हो, इसके लिए आप दवाई दे सकते हैं. मतलब ये इतनी बड़ी बात नहीं कि इसके बारे में सोचे आप. अगर मेंटल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होता या फिर कोई बड़ी फिजिकल बीमारी होती जिसमें बच्चे के जान पे खतरा है या फिर उसका लाइफ थोड़ा सा बहुत बड़े लेवल पे डिस्टर्ब होने वाला, ऐसा होता है तो आप ले सकते थे डिसीजन. लेकिन इसमें मुझे लगता है कि ये दिस शुड नॉट बी द कॉज कि आपको दूसरा चांस लेना है फिर भी नहीं लेना चाहते. तो ऐसे नहीं होना चाहिए. सचिन पवार जी यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहते. सचिन जी, आप खुद को अनम्यूट कीजिए और आपका क्वेश्चन पूछिए. सर जी, मेरे स्कूल में एक बच्चा है, रेसिडेंटल स्कूल है हमारा, वो एडीएचडी है. लेकिन स्कूल में जब उसके माता पिता आते हैं तो उनको पहचानता नहीं है. वो फोन पे वीडियो कॉल किया तो नहीं पहचानता है. तो ये डेफिनेटली एक बड़ा प्रॉब्लम है. जितना दिखाई दे रहा है उससे बड़ा प्रॉब्लम है ये. और ये क्यों हो रहा है ये जानना जरूरी है. तो वो बच्चे को दिखाना चाहिए किसी भी डॉक्टर को. जो आप कौन से सिटी में है, उस सिटी में जो साइकेट्रिस्ट है उनको दिखाइए ऐसा क्यों हो रहा है. क्योंकि मे बी इट इज सम सॉर्ट ऑफ इमोशनल प्रॉब्लम, आई विल से, कि अगर वो बाकी इंटेलेक्चुअली नॉर्मल है और वो पहचान नहीं पा रहा तो देर इज एन इमोशनल इशू अंडरलाइन. तो वो हमें देखना पड़ेगा. यहाँ पे चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन पूछा है. हमने थोड़ा सा बता दिया, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिटेल में हम इसके बारे में बात कर सकते हैं. एडीएचडी के सिम्टम्स कभी भी दिख सकते हैं, आपने मतलब बताया हुआ है, फिर भी एक बार हम कभी भी, राइट. तो हम कहते हैं कि 12 साल के पहले इसका ऑनसेट होना चाहिए. पहले क्राइटेरिया था कि 7 साल के पहले होना चाहिए, पर अभी जो लेटेस्ट जो हमारा बुक है तो उसके हिसाब से 12 साल के पहले उसका कोई ना कोई सिम्टम आना चाहिए. तभी हम बोल सकते हैं कि ये एडीएचडी है. अदरवाइज हम नहीं कह सकते कि ये एडीएचडी है. सचिन जी, आपका अभी भी हैंड रेज दिख रहा है. अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. खुद को अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन पूछिए. नहीं सर, कोई नहीं. ओके. और अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो दो क्वेश्चन हम और ज्यादा से ज्यादा लेंगे. कृपया आप आपका मतलब क्वेश्चन हैंड रेज करके पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्टली चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं अगर आपको पूछने में दिक्कत लगती है. बजरंग जी, आप हैंड रेज मतलब किया हुआ है तो आप कृपया आपका अनम्यूट कीजिए खुद को और क्वेश्चन पूछिए. डॉक्टर मैडम, आप बता सकते हैं कि ये इम्पल्सिविटी एडल्ट को भी हो सकती है? इम्पल्सिविटी जो आप बोल रहे हैं, तो क्या बहुत ज्यादा एडल्ट को भी हो सकती है? जी हो सकती है, पर जैसे हमने कहा कि उसका कब से शुरुआत है, एडल्ट में जो इम्पल्सिविटी है वो कब से शुरू हुई है ये जानना जरूरी है. कि अगर इम्पल्सिविटी अभी अभी 1-2 साल में शुरू हुई है तो वो हम नहीं कह सकते कि एडीएचडी है. ये कब से है आपके मतलब उनके बचपन के जो लोग हैं उनके साथ जो रहते थे उनके पास से हमें हिस्ट्री की जानकारी लगेगी उनके बारे में कि ये बचपन में कैसे थे.
ये जानकारी लगेगी हमें लेबल करने के लिए। पर नहीं, अगर वो जानकारी नहीं अगर मिले तो अगर हाँ। इम्पल्सिविटी के वजह से अगर लाइफ डिस्टर्ब हुई है, तो आप साइकेट्रिस्ट को जब दिखाने जाएंगे तो साइकेट्रिस्ट आपको पहचान पाएंगे, मतलब वो पहचान पाएंगे कि ये क्या है। मतलब ऐसे जवाब देना मुश्किल है, पर अगर आप पेशेंट को लेके जाते हैं साइकेट्रिस्ट के पास, तो वो पहचान पाएंगे कि ये इम्पल्सिविटी किस प्रकार की है। ठीक है मैडम, ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन था, फिर भी मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा कि जो नॉन फार्मेकोलॉजिकल थेरेपी बताए या फिर उसमें कुछ हमने पॉइंट बताए, उसमें से कोई भी 5 पॉइंट आपको बताने हैं जो आपको मतलब बताए गए थे, उसके बारे में आपको बताना है। मैम, जब तक कि मैं विनर्स चुन पाऊं, जो विनर्स आए हैं उनके मैसेज देख पाऊं, चुन पाऊं, तो आप जाते जाते आप लोगों को या फिर जो भी अभी तक लगता है कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना बची हुई है, युवा ने मैं बताना भूल गई थी या फिर कवर नहीं कर पाए थे टाइम के हिसाब से, या फिर जाते जाते जो भी आपको मैसेज देना है, तो आप कृपया कंटिन्यू कर सकते हैं थोड़ी देर। राइट। तो एक लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में हमने बिल्कुल भी बात नहीं की, क्योंकि ये जो बच्चों के जो पढ़ाई की प्रॉब्लम आती है, उसमें लर्निंग डिसेबिलिटी की भी बहुत बड़ा पार्ट है। और कभी कभी लर्निंग डिसेबिलिटी और एडीएचडी साथ साथ में भी आते हैं। बहुत सारे जो बच्चे होते हैं जिनको लर्निंग प्रॉब्लम्स है, उनको एडीएचडी भी होता है। तो सिर्फ एडीएचडी नहीं होता, पर लर्निंग के भी इश्यूज है, तो वो भी डायग्नोज होना जरूरी है। जैसे तारे जमीन पर जो पिक्चर है, उसमें लर्निंग डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम दिखाई गई है। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो पढ़ाई अफेक्ट हो रही है, तो वो क्यों हो रही है, उसके 3-4 कारण हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं। उसमें से एक एडीएचडी है, बाकी के कारण को भी हमें देखना पड़ेगा, उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। ये एक मुझे लगता है। डेफिनेटली, थैंक यू मैम। लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में हम बाद में भी बात करने वाले हैं। जो 3rd सेशन हमारा इस मंथ का है, तो उसके ऊपर ही है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। मैं श्रोताओं को यहाँ पे बताना चाहूंगा कि मैम को थोड़ा सा जाना जरूरी है, गड़बड़ है, तो वो पहले हमसे विदा लेंगे। तो सबसे पहले मैं मैम आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। आपके बिजी शेड्यूल में से आप यहाँ पे आए, आपके ओपीडी टाइम में से आपने निकाला, आपका एक फंक्शन भी था, उसमें आपको जाना था, फिर भी आप यहाँ पे रुके रहे और हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी तरह से एडीएचडी के बारे में इंफॉर्मेशन दी। तो मैं आपको फिर एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा। और अगर आपको निकलना हो, तो आप मतलब जाना हो फंक्शन के लिए, तो आप जा सकते हैं। हमें विनर्स डिक्लेयर करना है, तो वो करके हम प्रोग्राम खत्म करेंगे। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत खुशी हुई इतने लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में, और सर से काफी दिनों के बाद मुलाकात हुई, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आज के हमारे जो पहले विनर है वो है अभिनव जी। अभिनव जी, आप कृपया हैंड रेज कीजिए ताकि मैं आपको पिन कर सकूं, और आप फिर मतलब आप कृपया, मेरी रिक्वेस्ट है। ओके, सो कृपया आप आपका वीडियो चालू कर सकते हैं, तो चालू कीजिए। आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं ये बताइए, और सबसे इम्पोर्टेंट, आज का सेशन आपको कैसे लगा और इसमें से सबसे बड़ी सीख आपको क्या मिली। अगर आप वीडियो चालू कर सकते हैं तो बेटर है, आप वीडियो चालू करेंगे तो बेटर रहेगा। 1 सेकंड, आई विल ट्राई। 1 सेकंड। एक्चुअली वीडियो ऑन नहीं हो पा रही है, मेरी थोड़ी प्रॉब्लम है। ओके, ठीक है, फिर आप बता सकते हैं। मैं 1 सेकंड में ये करता हूँ। आप सेकंड विनर तब तक बताइए, मैं तब तक ऑन कर रहा हूँ। ओके, हेलो। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। अभी वीडियो ऑन हो गई होगी शायद तक। यस यस यस। आप आपका नाम बताइए, आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं, और आज का सेशन आपको कैसे लगा, और आज के सेशन में से सबसे बड़ी सीख आपको क्या मिली।
मेरा नाम अभिनव है और मैं एक्चुअली बिलोंग करता हूँ छत्तीसगढ़ से। और मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। मैं रशिया में एमबीबीएस कर रहा हूँ, 4th ईयर में हूँ। ओके। और राधिका मैम का मैं एक्चुअली पेशेंट रह चुका हूँ पहले। ओके। तो उनसे उनके ही उससे मुझे थ्रू लिंक मिली थी उनकी, मतलब स्टेटस वगैरह से। और क्योंकि मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ तो मुझे इंटरेस्ट है ये सारी चीज़ में, तो मैंने अटेंड किया। और सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी और शॉर्ट वे में, मतलब जो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से भी है वो भी बहुत अच्छे से समझ सकता है और काफ़ी अच्छे से बताया गया सारी की सारी चीज़ें। तो काफ़ी अच्छा था सेशन। थैंक्स अलॉट। और आज के इसमें मैं से चाहूँगा कि आप सबसे बड़ी सीख आपको क्या मिली? डेफिनेटली आपको जो बताने पहले बताया, और उसके बाद में ये पॉइंट कवर करना थोड़ा सा अच्छा रहेगा। आप बताइए, आपको जो बताना है उसके बाद में ये हाँ, बताइए। नो डेफिनेटली ये चाह रहा था मैं कि आप जैसे रेगुलरली जो सेशंस करते हैं तो उसकी लिंक्स वगैरह अगर फ्यूचर में भी प्रोवाइड हो जाए मुझे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आई वुड लव टू ज्वाइन देम। ओके, थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। आपको चैट बॉक्स में आप जाइए, थैंक यू। आपको वहाँ पे लिंक मिलेगी, टेलीग्राम का भी लिंक है। आपको जो 9503421124 ये नंबर दिया गया है उस पर आप मैसेज दीजिए, ताकि आपको माइंड केयर मैराथन के ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा। जो कम्युनिटी है उसमें भी ज्वाइन आप कर सकते हैं, और उसके हिसाब से आपको हर प्रोग्राम का डायरेक्ट लिंक आपको आ जाएगा। उसी के साथ में आप फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे भी हम हमारी लिंक डालते हैं, तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए, मैसेज कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि आपको मैसेजेस आते रहेंगे। हमारे ओके आज के ओके। दूसरे जो ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन एंड हाँ, आते थैंक यू रहिए सर, और थैंक लोगों को भी बुलाते रहिए। जैसे आपको आज इंफॉर्मेशन मिली, ज्यादा से ज्यादा लोगों यू। तक हम जी जी। पहुंचे पाए, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट कीजिए। ये जो लिंक आपको आएगी वो शेयर कीजिए। हमारे आज के दूसरे जो विनर है वो है प्रणाली, सॉरी, हम्म, नेहा शिंदे। नेहा शिंदे जी, आप खुद को आपका हैंड रेज कर सकते हैं, ताकि मैं आपको पिन कर सकूं। नेहा शिंदे, अगर आप सुन पा रहे हैं तो कृपया आपका हैंड रेज कीजिए। एक मिनट सर। हाँ, एक मिनट, एड्रेस का समझ में नहीं आ रहा है इनको। हाँ, ओके, आया आया। जस्ट हाँ, आया। ओके। आप आपका वीडियो चालू कीजिए, आपके बारे में कर बताइए, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं? एक मिनट सर। मैं स्पेशल एजुकेटर हूँ। मुंबई मुंबई में है, महाराष्ट्र मुंबई। और ये स्पेशल बच्चों के साथ काम करती हूँ। तो ये एडीएचडी के बहुत सारे, मतलब जो हमारे स्पेशल आईडी के बच्चे रहते, तो उसमें भी ये सारे सिम्टम्स बहुत सारे हमें मिलते हैं। तो उस हिसाब से थोड़ा सा पता था। तो और मतलब बहुत ज्यादा जानकारी मिली आपके इसमें, और बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिला। मतलब कुछ कुछ बातें पता भी नहीं थी, जैसे साइलेंट वो सब, मतलब कुछ पेरेंट्स को कैसे समझाए वो भी नहीं समझ में आता था। क्योंकि बहुत सारे नॉर्मल स्कूल से भी कभी कभी बच्चे हमारे स्कूल में आ जाते, तो पेरेंट्स को उनके, जैसे मैडम ने बोला कि दवाई दी तो भी उसका अच्छा रिजल्ट ही आ जाता है। तो भी बहुत सारे पेरेंट्स को हम समझाते तो बोलते नहीं, इसको नींद आएगी, ये हो जाएगा, या कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा जैसे हमने ये दवाई दी तो। ऐसे भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते, तो वो भी अभी कैसे समझाने का पेरेंट्स को, वो भी मतलब आपका लेक्चर सुन के वो पता चला कि मतलब पेरेंट्स को हम कैसे कन्विंस कर सकते कि आप दवाई स्टार्ट कर दो, तो आपको भी अच्छा रहेगा और हमें भी क्लास में बच्चों को हैंडल करते वक्त भी अच्छे से कैसे हैंडल करना है। जैसे एनओएस में उनको पढ़ाई के लिए बिठाते हैं, तो उनका पढ़ाई लेते वक्त अगर वो शांत बैठेगा तब भी हम उनको पढ़ा पाते हैं ना, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है हम लोगों को। तो बहुत अच्छा, मतलब मेरे को बहुत पसंद आया। आपके बहुत सारे लेक्चर में सुनती हो तो उसमें से हमेशा कुछ ना कुछ बहुत, मतलब ऐसे हमेशा नया नया कुछ सीखने को मिलता है सर। थैंक यू वेरी मच। और आपको फायदा हो रहा है ये हमें जानकर बहुत अच्छा लगा। डेफिनेटली नहीं आप सर, आपके आपने ये जैसे जो स्टार्ट किया है ना, बहुत अच्छा है। और हम जैसे लोगों के लिए तो बहुत अच्छा, मतलब नया नया सीखने को भी मिल रहा है।
ऊपर से आपने वो फ्री में किया है, तो ज्यादा से ज्यादा हम अटेंड करें। कभी कभी कुछ कुछ लेक्चर ऐसे होते हैं कि अटेंड करने का होता है मगर फीस इतना ज्यादा रहता है, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाता है। और हम डेफिनेटली। और स्पेशल मुझे मेरा वही एक इम्पोर्टेंट था कि लोग बहुत बार क्या होता है कि फीस ज्यादा होती है तो अटेंड नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमने वो फ्री में रखा है। और साइकोलॉजिस्ट हो, स्पेशल एजुकेटर हो, काउंसलर हो, तो उनको बहुत बड़ी दिक्कत आती है क्योंकि उनका मतलब वो पेमेंट इतना बड़ा रखते हैं कि हाँ, वो हमारा वही अटेंड हो रहा करना है भी ना सर, मुश्किल हो प्राइवेट जाता है। जॉब में पेमेंट इतना नहीं रहता है फिर, और बच्चों स्कूल में बच्चे भी क्लास में बहुत ज्यादा रहते हैं, तो उनको हैंडल करते वक्त ये आपके लेक्चर सुनती हो ना, तो अभी मेरे क्लास के बच्चों में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर पा रही हूँ मैं, उनको हैंडलिंग करने में, पढ़ाने में, इसमें बहुत ज्यादा मुझे फायदा हो रहा है। डेफिनेटली। तो आप, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके साथ जो भी स्पेशल एजुकेटर रहेंगे, आपका स्पेशल एजुकेटर का ग्रुप रहेगा, तो हाँ उसमें हाँ भी हमारी कृपया लिंक फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो भी सुन पाए, उनको हाँ भी सर, इसका मैंने आज फायदा हो। पेरेंट्स को भी लिंक सेंड की थी, बोला था कि आप भी मतलब अटेंड करो तो आपको भी वो थोड़ा बहुत तो समझ में आ जाएगा करके। तो मैं अभी हर किसी को और उसके नीचे भी डाल दूंगी कि ये करो ही करके। थैंक यू वेरी मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। आपका एड्रेस भेज दीजिए। अभिनव सर से भी रिक्वेस्ट है कि आप कृपया एड्रेस भेज दीजिए, आपका जो गिफ्ट है वो आप तक पहुंच जाएगा, आपके एड्रेस पे पहुंच जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। हमारे आज के तीसरे जो विनर है वो है प्रणाली भैसारे। प्रणाली जी, आप कृपया आपका हैंड रेज कीजिए ताकि मैं आपको पिन कर सकूं। और प्रणाली जी, आप अगर सुन पा रहे हैं तो कृपया हैंड रेज कीजिए ताकि मैं आपको पिन कर सकूं। हाँ, यस सर, करती हूँ। एक मिनट। ओके, आपका वीडियो चालू कीजिए। आपका नाम क्या है, आप कहाँ से है, आप क्या करते हैं, ये बताइए। आज का सेशन आपको कैसे लगा, और सबसे इम्पोर्टेंट, आज के प्रोग्राम से सबसे बड़ी आपको सीख क्या मिली? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। जी, मेरा नाम प्रणाली भैसारे है। मैं महाराष्ट्र के वर्धा डिस्ट्रिक्ट से हूँ और अभी पेट की एग्जाम दे रही हूँ, मतलब प्रिपरेशन चल रहा है मेरा। मेरा एजुकेशन, मैंने डबल पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है। फर्स्ट है जो MSW में किया है इन मेडिकल एंड साइकेट्रिक स्पेशलाइजर, एंड सेकेंड है MS साइकोलॉजी में किया है मैंने। सो मुझे आपके सेशन में जब भी अटेंड करती हूँ मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलता है, और बहुत कुछ, मतलब काफी इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में और इस फील्ड में, तो मुझे काफी हेल्प मिलती है आपके प्रोग्राम से। तो जैसे भी टाइम मिलता है मैं आपके सेशंस अटेंड करती हूँ। आज तो बहुत कुछ सीखने को मिला है, जैसे कि चाइल्ड होते हैं, चाइल्ड में हर एक चाइल्ड में ये दिखने को मिलता है कि वो थोड़े तो भी एक्टिव रहते ही है, लेकिन ये जो हाइपर एक्टिव कैसे पहचाना जाए, आज मैम ने बहुत ही अच्छे से और खूबी से बताया है, तो काफी अच्छे से समझ में आया है ये सब। मुझे बहुत अच्छा लगा आज का सेशन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच और कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। सभी विनर्स को हार्दिक बधाई, सभी विनर्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस। तीनों से रिक्वेस्ट है कि कृपया आप आपका नाम, एड्रेस और आपकी टी शर्ट साइज आप कृपया 9503421124 पे भेज दीजिए ताकि हम आप तक आपका गिफ्ट पहुंचा सके। जो भी पार्टिसिपेंट्स अभी फिलहाल एंड तक है उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। सभी पार्टिसिपेंट्स को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप यहाँ पे आ रहे हैं, आप अटेंड कर रहे हैं, आप आज आए, आपने अटेंड किया, तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। जो भी पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, तो उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। विनर्स को फिर एक बार कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। सबसे बड़ा धन्यवाद मैं जैसे बोलता हूँ कि ये मेरे एक का काम नहीं है कि इतने लोग आ रहे हैं, इतने लोगों तक हम पहुंच पा रहे हैं। तो जो भी लोग हैं जो इसको लोगों तक जा रहे हैं, लोगों तक लेके जा रहे हैं, लोग यहाँ पे आ रहे हैं, लोग अटेंड कर रहे हैं, उनको इसका फायदा हो रहा है, तो उन सभी लोगों को धन्यवाद जो हमारे साथ तो जुड़ चुके हैं लेकिन ये और लोगों को मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं। तो सबसे स्पेशल धन्यवाद उन लोगों को
इसी के साथ में हम प्रोग्राम का एंड करेंगे। ये प्रोग्राम एंड करने से पहले कुछ क्वेश्चंस है या फिर मैं कुछ बात आपको बताना चाहता हूँ कि हम देख रहे हैं कि इतना सब होके भी ऑलमोस्ट 45-50 अटेंडेंस रहता है, लोगों के लिए इतना फायदाकारी है। तो कुछ लोग आते हैं, कुछ जाते हैं, कुछ लोग हैं जो हमसे शुरू से जुड़े हैं, बार-बार जुड़ते हैं, हमेशा जुड़ते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो आ नहीं पा रहे हैं, नहीं आते हैं या फिर ज़्यादा लोग अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो मेरी कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फीडबैक दीजिए। जो नंबर है 9503421124 पे आप कृपया फीडबैक दीजिए कि इस प्रोग्राम को और ज्यादा तक लोगों तक ले जा सके, लोग इसको अटेंड कर पा सकते, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं, या फिर उसके लिए और भी जो भी आपके पास में सजेशन हो तो कृपया आप एज अ फीडबैक मुझे वो मैसेज पे डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं। सबसे हमारे जो 2 कंसर्न है वो है टाइम, और एक जो है वो डे, मतलब क्या ये वेडनेसडे को रखा जाना चाहिए या किसी और दिन को होना चाहिए, एक बात। और दूसरा जो है, क्या ये टाइमिंग सही है, 7 से 9 ये टाइमिंग सही है? क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि ये खाना खाने का टाइम है, खाना बनाने का टाइम है, तो ये थोड़ा-सा लेट होना चाहिए या फिर पहले होना चाहिए। लेकिन हमने जो सबसे बेटर लगा, हमें लगा था कि बहुत बार लोग ऑफिस से आते-आते ही या फिर स्कूल से आते वक़्त टाइम हो जाता है और वो उनको तैयार होने में, मतलब 5-6 बजे हम कंडक्ट करेंगे तो दिक्कत आएगी, तो इसलिए हमने साथ में रखा था ताकि वो आ सके, खाना भी बना सके, और खाना खाते-खाते भी ये देखेंगे तो उनको फ़ायदा हो जाएगा, या फिर ये खत्म होने के बाद में खाना खा सकते हैं। दूसरा जो लोगों ने बताया था कि 9 बजे या फिर 8:30 बजे शुरू किया जाए, कि हाँ, डेफ़िनेटली ये सब हो सकता है उससे पहले, लेकिन 8:30-9 बजे हम शुरू करते हैं, तो बहुत बार ऐसे होता है कि 9 साढ़े 9 बजे के बाद में फिर नींद आती है, तो फिर लोग कम होना चालू हो जाएँगे। तो फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको जो भी लगता हो, जो भी आपका फीडबैक हो, तो डेफ़िनेटली आप मुझे सेंड कीजिए, पर्सनल नंबर पे सेंड कीजिए। अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप कृपया चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं रिगार्डिंग माइंड केयर मैराथन, या फिर चैट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज डाल सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में रिप्लाई करूँगा। सो इसी के साथ में हम विदा लेंगे। सभी को धन्यवाद देते हुए, विनर्स को कांग्रेचुलेट करते हुए, मिलेंगे अगले मंगलवार को एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है बच्चों में परिवर्तन, क्या, कब, कैसे, क्यों। तो इसके बारे में हम बात करेंगे अगले मंगलवार को। सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया जुड़िए और लोगों को हमारे साथ जोड़िए ताकि उनको भी इसका फायदा हो। धन्यवाद, गुड नाइट और टेक केयर, सी यू ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे।